Hello and welcome to my YouTube channel Nankinomics. I am Nanki Baveja, your faculty for economy. Students, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इकोनॉमी की NCERTs स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 9th टू क्लास 12th बुक बाय बुक एंड डेफिनेटली चैप्टर बाय चैप्टर कवर करेंगे. इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि आप सबके साथ शेयर किया था यूट्यूब पे. ऑलरेडी वो प्रेजेंट है मेरे चैनल नानकीनॉमिक्स पे, जिसमें मैंने बात करी थी कि इकोनॉमी की NCERT किस तरीके से हमें हेल्प करती है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये जो फियर ऑफ इकोनॉमिक्स है उसको हटाने में. प्लस अगर हम क्या NCERT पढ़ लेते हैं इकोनॉमी की तो उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में. सो ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर टैकल्ड इन दैट वीडियो, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, पहले आप वो वीडियो देख के आइए. अब मैं क्यों बोल रही हूँ कि पहले आप वो वाला वीडियो देखिए वेयर आई हैव टॉक्ड अबाउट, वेयर आई हैव स्पोकन अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमी NCERTs इन योर UPSC जर्नी. बिकॉज स्टूडेंट्स, जब भी हम UPSC की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो हमें हर तरफ से ये आवाज़ आती है, सुनाई देता है, चाहे आप कोई फाउंडेशन प्रोग्राम में एनरोल करो, कि NCERTs पढ़नी बहुत ज़रूरी है. आपके फैकल्टीज, मेंटर्स, सीनियर्स सब बोलते हैं, राइट. लेकिन जब हम NCERTs पढ़ते हैं तो वी जस्ट रीड फॉर द हेक ऑफ इट, नॉट विद द माइंडसेट कि हमारे दिमाग में चीज़ इंटरनलाइज है कि हमने अगर NCERT पढ़ी तो किस तरीके से हेल्प करेगी हमें. क्योंकि जिस टाइम द मोमेंट यू इंटरनलाइज दिस पर्टिकुलर फैक्ट, तब आपकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स कंप्लीटिंग दी NCERTs एंड स्पेशली विद अ टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी. तो अगेन अ रिक्वेस्ट कि बिफोर स्टार्टिंग विद दिस सीरीज़, जहाँ पे हम आज की क्लास में क्लास 9th की NCERT स्टार्ट करने वाले हैं, उससे पहले प्लीज़ आप वो वीडियो देख के आओ. आपको वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा? मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. चलिए अब बात करते हैं क्लास 9 से 12th की NCERTs का. जस्ट एक मैं ब्रीफ दे देती हूँ. तो हमारी जो क्लास 9 से 12th की NCERTs है, तो 9th क्लास में हम बात करें तो देर इज़ जस्ट वन बुक. ये सब मैंने वहाँ पे भी बताया हुआ है. क्लास 10th में ऑल्सो देर इज़ one book that we will be completing under this series. Then class 11th में दो books आती है. One is with respect to statistics and the another one is Indian economic development. तो हमें ये book cover करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, उसमें से क्वेश्चन नहीं आता है. हमारा मेन फोकस होगा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कवर करने का. अब बात करते हैं क्लास 12th की. क्लास 12th में अगेन दो बुक्स हैं. वन इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड द अदर वन इज़ ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स. दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और दोनों को ही हम कवर करेंगे अपनी इस सीरीज़ में. तो अब बिफोर वी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th, मैं आपको अपनी अप्रोच बता देती हूँ विद रिस्पेक्ट टू दिस सीरीज़. तो स्टूडेंट्स, ये जो सीरीज़ है स्पेशली उन बच्चों के लिए डिज़ाइंड है जिनको इकोनॉमिक्स से बहुत डर लगता है. क्योंकि आफ्टर मेंटरिंग thousands and lakhs of students in my career span, the very first message that I get in my class on the very first days, जब भी मैं कोई अपना प्रोग्राम लॉन्च करती हूँ, मैम इकोनॉमिक्स बिल्कुल समझ नहीं आती है, मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, क्या इसमें मैथ्स करनी पड़ेगी, क्या इसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे. तो उन बच्चों के दिमाग से फियर निकालने के लिए ही ये सीरीज़ डिज़ाइन करी गई है. दूसरी बात, अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि क्या मुझे, मैम जब आप पढ़ा रहे हो क्लास में तो क्या मुझे नोट्स बनाने हैं साथ साथ? नहीं, आपको नोट्स नहीं बनाना है. यू डू नॉट हैव टू सिट विद पेन और पेपर. हाँ, आप सरप्राइज हो गए कि मैम फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कैसे नोट करेंगे. नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं है जिसको आपको नोट करना है. जहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ आपको कुछ नोट करना होगा तो मैं आपको स्पेसिफिकली हाईलाइट करूँगी. और नोट्स NCERT के कैसे बनाने हैं, दैट यू लीव इट ऑन मी. अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट और डीप डाइव विद चैप्टर फर्स्ट ऑफ क्लास 9th, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, जिन एंड स्पेशली उन बच्चों से जिनको इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है. द रिक्वेस्ट इज़ कि जब आप ये सीरीज़ को देखना स्टार्ट करो तो ये जो मेंटल ब्लॉकेज है ना कि मुझे इकोनॉमिक्स पता नहीं समझ आएगी कि नहीं, मैंने बहुत बार ट्राई करी, हो सकता है क्या हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट लेके चल सकते हैं कि क्या शायद आपकी अप्रोच इस सब्जेक्ट को लेके ठीक नहीं थी. ठीक है, तो यू हैव नथिंग टू लूज, राइट.
ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस. ये लाइन आप मेरे द्वारा बहुत बार सुनोगे इस लेक्चर में, दैट यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, विच ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रस्ट योर फैकल्टी, विच करंटली इज़ मी, बिकॉज ये जो जितनी भी NCERT सीरीज़ है इसको मैं ही कवर कराने वाली हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे. तो आपको क्या करना है, ये जो मेंटल ब्लॉकेज है ये हटा देना है. आपको इस पूरी सीरीज़ को 9th से लेके 12th तक ऐसे देखना है जैसे आप कोई वेब सीरीज़ देख रहे हो. ठीक है, आपका सारा अटेंशन, जैसे जब हम वेब सीरीज़ देखते हैं तो वो हमारा सारा अटेंशन एकदम स्क्रीन पे टीवी पे होता है, बस वही करना है आपको यहाँ पे भी. क्योंकि बिलीव मी व्हेन आई से दिस कि स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स इज समथिंग जो रोज़ हमारी डेली लाइफ में आसपास हो रहा है. ये प्रोसेसेस, फिनोमेनाज, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता है. इट इज़ जस्ट दैट आपको उनको इकोनॉमिक्स के टर्म में डिफाइन करना नहीं आता, या आपको पता ही नहीं था कि अच्छा ये चीज़ तो मुझे ऑलरेडी पता थी. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ महंगी हो जाती है, ठीक है, तो हम उसे ख़रीदना कम प्रेफर करते हैं या उस डिसीजन को डेफर कर देते हैं कि इसको हम थोड़ा टाइम बाद खरीदेंगे जब ये पर्टिकुलर गुड या ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा. राइट, तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड है. तो आपको नहीं पता था, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बहुत रैशनल बिहेवियर है आपका कि जब कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो प्रॉब्ली हम उसे उस टाइम नहीं खरीदते या वेट करते जब वो सस्ती हो जाए, सो दैट यू कैन परचेज इट. तो बस यही बहुत ही जो हमने अपने आसपास डेली लाइफ में हमारी चीज़ें देखी है उसको बस इकोनॉमिक्स के मोल्ड में डाल के अपनी NCERTs के थ्रू पढ़ेंगे, सो दैट जब आप ये सीरीज़ देखने के बाद एक कैलकुलेटेड डिसीजन लो कि ओके मुझे कहीं पे फाउंडेशन प्रोग्राम लेना चाहिए या मैं अब सेल्फ सफिशिएंट हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ टू रीड द स्टैंडर्ड बुक ऑन माई ओन, तो वो आप सक्सेसफुली ले पाओ. सो 2 things that are required from you is first, you need to remove that mental blockage. Just watch this series as you are watching a web series with no pen and paper in front of you, all your attention on the screen. चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 से. तो क्लास 9th की NCERT, अच्छा इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ ताकि आपको पता हो कि व्हाट इज़ कमिंग इन दिस पर्टिकुलर NCERT. तो ये जो NCERT है 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है, छोटी सी बहुत ही प्यारी सी NCERT है. तो जो हमारा पहला चैप्टर है इट टॉक्स अबाउट अ फिक्शनल विलेज. तो कुछ एक स्टोरी समझाने की, कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करिए एक फिक्शनल विलेज की कहानी सुना के, विच इज़ द पालमपुर विलेज. ठीक है, अब क्या स्टोरी है वो तो आपको पता चल ही जाएगा जैसे ही हम चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे. उसके बाद जो सेकेंड चैप्टर है इट टॉक्स अबाउट पीपल एज रिसोर्स. पीपल एज रिसोर्स. देन द थर्ड चैप्टर टॉक्स अबाउट पावर्टी क्या होती है, गरीबी क्या होती है, उसको देखने का क्या हमारा लेंस होना चाहिए, उसको नापने का क्या तरीका होता है. एंड लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th NCERT इज़ अबाउट फूड सिक्योरिटी. ये टर्म क्या होता है फूड सिक्योरिटी, ये कहीं ना कहीं हमने पढ़ा होगा, लेकिन अब जब हम NCERT पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ेंगे, सो दैट बाय द एंड ऑफ ये सीरीज़ आपका जो परसेप्शन इकोनॉमिक्स को लेके वो चेंज हो जाए. बिकॉज सब बच्चे बोलते हैं इकोनॉमिक्स इज टफ, इट इज़ डिफ़िकल्ट. नो, मेरा कहना कुछ और है. इकोनॉमिक्स इज सर्टेनली टेक्निकल बट इट इज़ नॉट टफ. आपके पास एक राइट अप्रोच होनी चाहिए सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की एंड उस फ्लो को मेंटेन करने की. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द ग्रेस ऑफ गॉड द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर. तो स्टूडेंट्स, एक फिक्शनल विलेज है, ठीक है, मैंने क्या बोला था, आपके सामने कुछ नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको एक स्टोरी सुननी है. तो बेसिकली इस जब आप चैप्टर खोलोगे, जब चैप्टर अपने आप NCERT पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जो चैप्टर 1 है उसमें एक विलेज का नाम मेंशन कर रखा है विच इज़ स्टोरी ऑफ विलेज ऑफ पालमपुर. तो पालमपुर के कुछ फीचर्स बताए हुए हैं. फीचर्स जैसे कि पालमपुर एक विलेज है जो कि वेल कनेक्टेड है, मतलब वहाँ पे जो रोड्स है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बढ़िया बना हुआ है. इट इज़ कनेक्टेड टू इट्स नियर बाय टाउन्स विद द हेल्प ऑफ ऑल वेदर रोड्स. ऑल वेदर रोड्स मतलब जो पूरे 12 साल बढ़िया से काम करती है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है. अराउंड 450 फैमिलीज़ जो है उस विलेज में रहती हैं. कुछ फैमिलीज़ हैं जो अपर कास्ट से हैं, कुछ ऑब्वियसली लोअर कास्ट से हैं. जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है उस पर्टिकुलर गाँव में इट इज़ बीइंग हेल्ड बाय अपर कास्ट फैमिलीज़. अच्छा, और क्या मैम बातें इसमें लिखी हुई है. तो ये जो विलेज है इसमें फैसिलिटीज़ भी वेल डेवलप्ड है. फैसिलिटीज़ जैसे एजुकेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, हेल्थ फैसिलिटी, वहाँ पे बिजली का सप्लाई है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी है जो ऑब्वियसली ऑल वेदर रोड्स है तो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज भी अच्छे से डेवलप्ड है.
चलिए, तो ये हो गई स्टोरी अबाउट द विलेज ऑफ पालमपुर। तो अब इस स्टोरी से हमने सीखा क्या? नहीं, अभी तो हम सिर्फ एक कंटेक्स्ट सेट कर रहे थे, स्टोरी सुन रहे थे हम। चलो, तो ये पालमपुर विलेज से बेसिकली ये एनसीईआरटी या ये चैप्टर हमें ये सिखाने की कोशिश कर रहा है कि एक गांव में किस टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है। प्रोडक्शन मतलब हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस स्टोरी से हम ये समझेंगे कि पालमपुर में, जो कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर विलेजेस है इस कंट्री का, मान के चल रहे हैं हम, ठीक है ना, कि अगर हम इस विलेज के बारे में सीख लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कि इंडिया के और विलेजेस में किस टाइप की प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं। तो प्रोडक्शन मतलब हम कुछ गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो पालमपुर में बेसिकली फार्मिंग जो है, खेती बाड़ी जो है, वो मेन एक्टिविटी है। और जब भी हम किसी विलेज के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हरियाली से भरे खेत आते हैं और वहाँ पे किसान जो है काम कर रहा है। तो यही एक इम्प्रेशन हमारे बैक ऑफ द माइंड में होता है। तो पालमपुर में भी वही है कि जो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, जो लोग रह रहे हैं, व्हाट आर दे प्रैक्टिसिंग? दे आर प्रैक्टिसिंग फार्मिंग, ठीक है। कुछ ऑब्वियसली देयर आर अदर कैटेगरी ऑफ पीपल, और सम ऑफ द पीपल वो क्या कर रहे हैं? स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं। जैसे कुम्हार होता है, ठीक है ना, घड़ा बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनाता है। हो सकता है वहाँ पे कॉबलर हो, कॉबलर मतलब जो जूते ठीक करता है। तो ऐसी छोटी मोटी और भी एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे प्रोडक्शन की कैरी हो रही है। द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी विच इज़ बीइंग कैरीड ओवर इन द विलेज ऑफ पालमपुर इज़ शॉप कीपिंग। भाई लोग रह रहे हैं तो उनको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कहाँ से जाके खरीदेंगे? तो आसपास की राशन की दुकान, या जिसको हम ग्रॉसरी स्टोर्स भी बोलते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी दुकानें भी एग्जिस्ट करती हैं जो कि डेली बेसिस पे यूज़ होने वाले सामान, जैसे कि हमारे फूड आइटम्स हो गए, हमारे गुड्स हो गए, जैसे हमें शैम्पू चाहिए होता है, हमें ऑयल चाहिए होता है, हमें नमक, चीनी, केरोसिन, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो टाइप ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ अगर मैं देखूँ तो मैंने ये समझा कि पालमपुर में सबसे मेन एक्टिविटी जो है, जहाँ पे ज़्यादातर लोग एंगेज्ड है, वो है खेती बाड़ी में। कुछ लोग जो है वो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, जैसे कि एक कुम्हार है जो घड़ा बना रहा है, या कोई मोची है जो जूते ठीक कर रहा है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी इज़ शॉप कीपिंग, मतलब शॉप्स हैं जहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। ट्रेडिंग मतलब सामान ला के यहाँ पे बेचा जा रहा है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मेरे को आपसे पूछना है, विच इज़, मान लीजिए स्टूडेंट्स मुझे कुछ प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो मुझे प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? तो फॉर एग्जाम्पल मैं यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रही थी, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई डिसाइडेड कि आई डू नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दिस एग्जाम। तो अब करे तो करे क्या? तो मैंने सोचा यार अपन ना ऐसा करते हैं, कैफ़े खोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस एरिया में स्टूडेंट्स का फुटफॉल बहुत ज़्यादा है, तो लेट्स ओपन अ कैफ़े। तो अब कैफ़े खोलने के लिए अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या क्या चाहिए आपको? तो आप कहोगे मैम सबसे पहले तो पैसे चाहिए। बिल्कुल सही बोला आपने। और क्या चाहिए? मैम मुझे एक कुक चाहिए होगा, मतलब मुझे लेबर चाहिए जो खाना बना सके, क्योंकि मुझे तो सब कुछ बनाना नहीं आता, कैफ़े खोल रही हूँ तो। फिर एक हेल्पर चाहिए होगा जो सर्व कर सके, एक कोई कैशियर चाहिए होगा, या चलो कैशियर तो मैं भी बन जाऊँगी, ठीक है ना, सो दैट आई कैन बिल द पीपल जो आके वो डिमांड करेंगे, और फिर मैं बिल बना लूँगी। सो बेसिकली मुझे क्या चाहिए था? पैसे चाहिए थे, फिर मुझे लेबर चाहिए थी। तो उससे पहले आपको क्या लैंड नहीं चाहिए था? आपको दुकान भी तो चाहिए होगी कि ओके ये प्लेस है, हो सकता है वो दुकान मेरी खुद की हो या मेरे फादर की हो, या हो सकता है मैं कोई रेंटेड शॉप लूँ जहाँ पे मैं कैफ़े खोलूँ। तो मुझे कुछ फैक्टर्स चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कुछ चीज़ें चाहिए, कुछ रिसोर्सेज चाहिए प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना। वन ऑफ विच इज़ आई नीड लैंड, अनदर फैक्टर इज़ आई नीड लेबर, जिसमें हमने बात करी थी कि उसमें वो कुक हो सकता है, उसमें एक हेल्पर हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, डिपेंडिंग कि मैं कितना बड़ा कैफ़े खोलना चाहती हूँ। मुझे पैसे भी चाहिए, राइट, क्योंकि जब तक मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मनी नहीं होगा, तो ना ये अरेंज कर पाऊँगी, ना कोई दुकान रेंट पे ले पाऊँगी, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नीड ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को हम एक और वर्ड से भी बुलाते हैं जो कि आजकल बहुत चल रहा है, विच इज़ द टर्म एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जो सारे अदर फैक्टर्स को, जो रिसोर्सेज हमें चाहिए थे, अच्छा पहले तो वो आइडिया कंसीव करता है कि ओके लेट्स स्टार्ट अ कैफ़े। अब कैफ़े में क्या बेचना है? क्या मुझे सारे आइटम्स रखने चाहिए या मुझे कुछ लिमिटेड आइटम्स रखने चाहिए? देन उसके हिसाब से वो डिसीजन लेके अदर फैक्टर्स को अरेंज करना, ये जो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इसको अरेंज करना इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर।
अब वो एंटरप्रेन्योर रिस्क लेता है, ठीक है ना, क्या बिजनेस स्टार्ट करने का, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी को स्टार्ट करने का रिस्क लेता है, तो उसको रिवॉर्ड भी मिलेगा रिटर्न में। तो रिटर्न में क्या मिलेगा, आप कोई भी बिजनेस क्यों खोलते हो, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी क्यों खोलते हो, करते हो, सो दैट आपको रिटर्न में रिवॉर्ड मिले, मतलब आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिले। आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं दिमाग में चलता तो रहता ही होगा प्लान भी, कि अगर नहीं हुआ तो अपन कुछ ऐसा स्टार्टअप खोलेंगे और फिर उसके बाद शार्क टैंक पर जाएंगे, कहीं ना कहीं तो चलता ही होगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। चलिए, तो हमने बात क्या करी, हम पालमपुर की स्टोरी से स्टार्ट हुए थे। तो पालमपुर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी देखी थी। फिर मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा कि अच्छा प्रोडक्शन करना है तो मुझे क्या चीज़ें चाहिए। देन आई रियलाइज्ड कि हाँ, प्रोडक्शन के लिए मुझे 4 मेन फैक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसको इकोनॉमिक्स की भाषा में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने एक नया टर्म सीखा जो कहीं ना कहीं मुझे ऑलरेडी पता था, बट आज इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको हमने डिफाइन किया, दैट द फैक्टर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, उसको इकोनॉमिक्स में बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, सिंपल सी बात है, एक एक फैक्टर का हम फीचर देखेंगे, एक एक फैक्टर के बारे में थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे। एंटरप्रेन्योर या ह्यूमन कैपिटल के बारे में जो जानना था वो ऑलरेडी हमने देख लिया। मेन हम जो बात करेंगे, हमारा जो फोकस होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर में विल बी ऑन लैंड रिसोर्स। चलो, अब हम बात करते हैं, फिर से चलते हैं अपने फिक्शनल विलेज विच इज़ पालमपुर। तो हमें पता चला, हमने रियलाइज़ किया कि लैंड के साथ ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। व्हाट इज़ दैट प्रॉब्लम, कि जो लैंड है ना वो फिक्स्ड है। फिक्स्ड कैसे, कभी आपने देखा कि हम लैंड को इंक्रीज़ कर सकते हैं? नहीं। आप कहोगे मैम एक की जगह 2 दुकान खरीद लेंगे, नहीं। लेकिन वर्ल्ड में, या चलो इंडिया एज अ कंट्री में जितना लैंड अवेलेबल है हम उसको इंक्रीज़ थोड़ी कर सकते हैं कि चलो थोड़ा सा कब्जा कर लेते हैं दूसरे देश के ऊपर और हम जो लैंड है उसको इंक्रीज़ कर लेंगे। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम विच आई लर्न अबाउट लैंड एज अ रिसोर्स कि दैट इज़ फिक्स्ड, हम इसको इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो अब हमने देखा था कि जो पालमपुर, जो कि या कोई भी गांव है, वहाँ पे भी लैंड फिक्स्ड होता है। तो हम जो अपना प्रोडक्शन है, अच्छा अब हर लैंड का एक लिमिटेशन होगा कि मान लीजिए ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है ना, 1 हेक्टेयर ज़मीन है या 1 बीघा, जो भी आपके यहाँ पे जिस भी नाम से लैंड को मेजर करते हो, तो इस पर मान लीजिए इसका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा लेट्स से 300 या 330 केजीज ऑफ राइस प्रोड्यूस करना। तो अब मैं प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कैसे करूँ? ठीक बात है ना, फार्मर भी ये सोचेगा क्योंकि लैंड तो इतना सा है, और लैंड लाए तो लाए कहाँ से, बहुत महंगा होता है लैंड, प्लस लिमिटेड अवेलेबिलिटी है। तो मैं प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करूँ? तो सिंपल सा इसका लॉजिक है, मैं प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर सकती हूँ बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। तो फार्मिंग मेथड्स 2 टाइप के होते हैं, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड, एक होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड फ़ोटो देख के ही, अगर आप पीपीटीज़ देख रहे होगे तो पीपीटीज़ से अ लॉट अबाउट जो हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड मतलब पुराने तरीके जो हैं अभी भी वही चल, मतलब आपने वो यूज़ कर रहे हो, आपके पास मशीनरीज नहीं है, मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स नहीं है, आपके पास ट्रैक्टर नहीं है, अभी भी आप लैंड को खेती के लिए प्रिपेयर करने के लिए ना गायें या जो बैल होती है उनका यूज़ कर रहे हो टू टिल द लैंड। जो हम खेत टिलिंग करते हैं ना लैंड की, तो अभी भी हम मशीन्स को यूज़ नहीं कर रहे। अच्छा, क्या ये सिर्फ मशीन्स इज़ द बेसिस जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को अडॉप्ट करते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड को? नहीं, देयर आर मोर क्राइटेरियाज टू इट। सो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, कन्वेंशनल या सीड्स यूज़ कर रहे थे जिनका जो प्रोडक्शन लेवल है, ठीक है ना, मान लीजिए मैंने एक बीज उगाया, ठीक है ना, उससे एक फ्रूट ही उगा, उसके ऊपर एक फ्रूट उगा, ठीक है ना, क्योंकि जो सीड्स हैं वो पुराने टाइप की हैं, दे आर नॉट एडवांस सीड्स, दे आर नॉट हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो जो मैं सीड्स है वो कन्वेंशनल सीड्स यूज़ कर रही हूँ, प्लस में ऑर्गेनिक मैन्योर, मैं कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज़ कर रही, कोई फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ कर रही। तो जो ऑर्गेनिक मैन्योर है उससे एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट ही मैं सप्लाई कर पाऊँगी अपने क्रॉप्स को, जो मैंने अभी अभी सो किए हैं, बोए हैं मैंने मिट्टी में, ठीक है। उसके कंपैरिजन में मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है, जहाँ पे मैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट कर रही हूँ, जैसे मैं टूल्स एंड मशीन्स अडॉप्ट कर रही हूँ। तो टूल्स एंड मशीन्स को अडॉप्ट करने से क्या होगा, प्रोसेस फास्टर हो जाएंगे। ऑब्वियसली एक ट्रैक्टर से मैं लैंड को जल्दी प्रिपेयर कर सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू इफ़ आई एम यूजिंग अ ऑक्स ऑन माई लैंड,
ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ मैं हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को भी यूज़ कर रही हूँ। हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स क्या होती हैं? पहला बेनिफिट इनका ये होता है कि इनका जो प्रोडक्शन होता है, मतलब ये जो आउटपुट का प्रोडक्शन करते हैं वो ज़्यादा होता है। तो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, ये सिर्फ समझाने के लिए था, आपको रियल नंबर्स में नहीं जाना अभी। तो पहला जो मैंने दिया था एग्जांपल कि मैंने एक बीज बोया एंड उस पर बाय द एंड ऑफ द सीजन एक ही फ्रूट या फ्लावर आता है। बट इफ़ आई एम यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स, तो मैंने ये बीज बोया और उसके ऊपर जो फ्रूट्स आ रहे हैं, लेट्स से 3 फ्रूट्स आ रहे हैं। द अदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स इज कि इनका जो पक के तैयार होने का टाइम होता है ना, वो बहुत कम होता है। तो अगर मैं कन्वेंशनल सीड्स की बात करूं, सो उनको यूजुअली 3 महीने लगते थे कि आज बीज बोया, अब 3 महीने बाद जो है इसके ऊपर फल उगेगा। ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स होते हैं, दे गेट प्रिपेयर, अच्छा सॉरी 6 मंथ्स होता है। जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स होती है वो मैक्स टू मैक्स 110 दिन, मतलब आप मान लो 3 महीने में पक के तैयार हो जाते हैं। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि 3 महीने में लेट्स से जो मेरा आउटपुट है, मान लीजिए मैंने कॉटन की खेती करी थी या चावल की खेती करी थी, पक के तैयार हो गई। अब मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे ही वो तैयार हुआ मैंने उसको हार्वेस्ट किया, मैं उसकी जगह अब दूसरे टाइप के बीज, दूसरे क्रॉप के बीज वहाँ पे बो सकती हूँ, सो दैट नेक्स्ट 3 महीने में वो भी पक के तैयार हो जाएं। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग, कि मैं एक ही लैंड को साल में 2 से 3 बार यूज़ कर रही हूँ, क्रॉप्स को मल्टीपल बार सो कर रही हूँ। ठीक है ना। पहले क्या कर रही थी, जब मैं ट्रेडिशनल मेथड्स को अडॉप्ट कर रही थी, ये लैंड है, पूरे साल में 6 महीने लग जाते हैं क्रॉप्स को तैयार होने में। अब मैंने बीज बोया, 6 महीने बाद वो पक के तैयार होगा, बस। एज एंड व्हेन जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो पता चला कि नहीं यार, आप हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को यूज़ करो जो 3 महीने में पक के तैयार हो जाती है, एंड उसके बाद आप हर 3 महीने में जो है क्रॉपिंग कर सकते हो। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज मल्टीपल क्रॉपिंग। आर वी क्लियर विद दिस? तो हम क्या बात कर रहे थे, लैंड के से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ रहे थे। तो लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या थी कि लैंड इज़ फिक्स्ड, अब उससे प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज़ करें कि भाई हम ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़ के मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स पे चले, जिसमें वन ऑफ विच इज़ यूजिंग टूल्स एंड मशीनरी, सो दैट हम अपने प्रोसेस को फास्टर कर सकें। एंड द अनदर फीचर ऑफ इट इज़ यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1947, तो अब जब इंडिया को आज़ादी मिली थी ना स्टूडेंट्स, तो क्या सिचुएशन थी आपको लग रहा है उस टाइम एग्रीकल्चर में किस टाइप की अप्रोच को फॉलो किया जाता होगा? ऑब्वियसली ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था। अब ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता था तो मैंने अभी समझा कि प्रोडक्शन ना बहुत कुछ खास नहीं होता था, प्लस बहुत टाइम लेता था। ब्रिटिशर्स जो हमारे थे, जो हमें छोड़ के गए थे, हमारे एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं किया था, ये तो हमें पता ही है। इनफैक्ट वो तो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करके गए थे, जो था यहाँ से हमसे वो भी ले गए थे, राइट? ठीक है। तो इंडिया को जब इंडिपेंडेंस मिला, स्टोरी सुनते जाओ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। तो जब इंडिपेंडेंस मिली तो हमारी सिचुएशन क्या थी कि एक तरफ से हमारे पास ऑलरेडी पॉपुलेशन है जिसको हम फीड करना है, एट द सेम टाइम हमारे पास रिफ्यूजीज़ भी बहुत सारे आ रहे थे, क्योंकि उस टाइम हमने लोगों को ऑप्शन दिया था कि आपको पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करना है तो आपके पास बिल्कुल उसका राइट है, एंड एट द सेम टाइम उन लोग जो वेस्ट पंजाब में रह रहे थे उनके पास भी ऑप्शन था दैट इफ़ यू वांट टू कम एंड सेटल डाउन इन इंडिया यू आर मोस्ट वेलकम। तो वहाँ से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ भी आ रहे थे, सो वी हैड सो मेनी माउथ्स टू फीड, बट एट द सेम टाइम वी डिड नॉट हैव एम्पल प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स इन इंडिया। तो करे क्या, लोगों को क्या भूखे मरने दे? नहीं। तो उस टाइम हम लोग ना यूएसए से वीट मंगाते थे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से शिप में कंटेनर्स में भर के गेहूँ आता था, एंड देन हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे लोगों को। क्यों ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स के ऊपर डिपेंडेंट थे। ये बहुत लंबे अरसे तक चलता गया, लेकिन टूवर्ड्स द मिडल ऑफ 1965 हमें समझ आई। अब वो रीजंस क्या थे कि अचानक से हमने डिसीजन लिया, क्यों लिया, वो हम बाद में समझेंगे जब एडवांस कोर्स में जाएंगे, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ये ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपने वर्ड सुना ही होगा फॉर श्योर। अच्छा चलो, तो उसका थोड़ा सा स्टोरी समझते हैं। तो मैं क्या बात कह रही थी, अब हमें समझ आया कि हम कब तक यूएसए के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे कि भाई प्लीज़ हमको हर महीने जो है फूड ग्रेन्स विच इज़ वीट भेज दिया करो।
क्योंकि हम तो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड पे डिपेंडेंट थे। तो दैट इज़ वेयर हमने डिसाइड किया इन द मिडल ऑफ 1965 कि लेट अस अडॉप्ट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, तब इंडिया में हमने फार्मर्स को हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया। और इसमें सबसे बड़ा रोल किसका था पता है? हु इज़ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? ये तो हमने बचपन में जीके में भी पढ़ा था। तो उसी पर्सन का रोल था इन डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स टू द फार्मर। अब ये जो हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है ना, इनको साथ में केमिकल फर्टिलाइज़र भी चाहिए होते हैं टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट अलॉन्ग विद द पेस्टिसाइड। पेस्टिसाइड क्या होते हैं? कीटनाशक, जो कीड़ा नहीं लगने देते आसानी से। अलॉन्ग विद दैट इसको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर भी चाहिए थी। तो जैसे ही हमने ये मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया इन मिडल 1960s, तो उससे क्या रिजल्ट निकल के आया? दैट हमारी कंट्री में जो फूड का प्रोडक्शन है, फूड क्रॉप्स का प्रोडक्शन है, ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गया। ये देखो, पहले हम 1 हेक्टेयर ज़मीन पे एक अप्रॉक्सीमेट एवरेज जो प्रोडक्शन था दैट वाज 1300 kgs ऑफ क्रॉप। जैसे ही हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को अडॉप्ट किया, दैट इंक्रीज्ड टू ऑलमोस्ट 3 times, विच इज़ इट बिकेम 3200 kgs पर हेक्टेयर। तो रिजल्ट क्या आया? सब्सटैंशियल इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट। अब जब हमारे पास प्रोडक्शन सरप्लस हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? यूएसए को फ़ोन करके बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो आप हमारे को हेल्प कर रहे थे, हमें अब आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही लॉजिकल बात है ना, आप भी तो यही करोगे कि भाई अभी आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो। द मोमेंट यू स्टार्ट अर्निंग, सबसे पहले आप पेरेंट्स को क्या बोलते हो? अब आप मुझे हेल्प मत करो, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। राइट टर्म क्या है? आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई डू नॉट नीड योर हेल्प, राइट? फिर आप उसके बाद थोड़े पैसे सेव करोगे, ठीक है? एंड हो सकता है कुछ टाइम नौकरी करने के बाद आपके पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाए कि कल को आप अपने फ्रेंड को, जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसे सेव किए हैं, आप उसको उसकी मुसीबत के टाइम हेल्प कर सको। तो बस इंडिया ने भी वही किया था। तो जैसे ही फूड प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ, हमने यूएसए को बोला थैंक यू सो मच, हमने जो एक्स्ट्रा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था उसको सेव किया, ठीक है ना? एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, जो आज की स्थिति है, हम इतना आगे पहुंच चुके हैं प्रोडक्शन लेवल में, हम अपने जो फूड क्रॉप्स हैं उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है? एक्सपोर्ट भी करते हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत सारी कंट्रीज़ को उनके क्राइसिस के टाइम में हेल्प भी करते हैं। एक्सपोर्ट एंड हेल्प में फ़र्क है ना। एक्सपोर्ट मतलब मैं बेच रही हूँ, हेल्प मतलब कि आपके यहाँ पे मान लीजिए कोई आसपास के कंट्री में कोई फेमाइन आया है या कोई प्लेग फैला है या कोई महामारी फैली है या बाढ़ आई है, तो वहाँ पे एज अ रिलीफ मेजर हम, क्योंकि इतना प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज़ हुआ, हाउ? बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ये क्यों पढ़ रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स? फिर से रिवाइज करेंगे दिमाग में, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि लैंड जो है ना वो फिक्स होता है, और लैंड पे अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है तो मैं कैसे करूँ? by adopting modern farming methods which India adopted in the middle of 1960, जिससे जो production increase हुआ and that led to something which is called as green revolution। तो green revolution एक independent event नहीं है कि आज green revolution हुआ, नहीं, series of events that converted into कि yes now India is food secure, India is now self-sufficient in production of food crops, is what is green revolution। लेकिन यहाँ पे क्या बात मैंने लिखी थी कि ये जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है ना, उनको जहाँ पे हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ कर रहे थे, वहाँ पे फर्टिलाइज़र का भी यूज़ हो रहा था, पेस्टिसाइड का भी यूज़ हो रहा था, एंड कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर भी चाहिए था। तो इसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली साथ में आई, विच इज़ कि जब हम फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं तो जो फर्टिलाइज़र वो लीच कर रहा है सॉइल में, जाके एब्जॉर्ब हो रहा है, जिससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो रही है, ठीक है? क्योंकि अब कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए, तो हम पहले क्या सोर्स होता था कि कुएं में से जो पानी है वो खींच के बाहर निकालते थे, ठीक है ना, ट्यूबवेल के थ्रू, बोरवेल के थ्रू। तो अब जब हमने इतना, क्योंकि हमें प्रोडक्शन बढ़ाना था, हमने ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा ड्रॉ किया ग्राउंड में से। अब ये स्थिति आ गई है कि बहुत सारी जगह पे जो ग्राउंड वाटर है, जो वाटर टेबल है, या तो वो बिल्कुल नीचे चली गई है या बिल्कुल जो पानी है ज़मीन के नीचे का वो सूख गया है। एंड एट द सेम टाइम हमने ये चीज़ देखी थी कि फार्मर्स को एक लिबर्टी मिल गई थी कि वो हर 3 महीने या 6 महीने में नया जो क्रॉप है, नई सीड्स है, उसको सो कर रहे थे।
तो हम सॉइल को टाइम तो दे ही नहीं रहे हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को रिप्लेनिश करने का। सॉइल में हम डिफरेंट टाइप के पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं जिससे उसकी फर्टिलिटी विद टाइम डिप्लीट हो रही है, क्योंकि अब हमें पता है कि इसके बाद हम दूसरा क्रॉप सो कर सकते हैं। हम सॉइल को बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं टू रिस्टोर इट्स फर्टिलिटी। सो विद टाइम बहुत सारा लैंड जो है कंट्री में, नॉट सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, कहीं और की भी अगर बात करो, तो जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो सॉइल जो लैंड है वो एक वेस्ट लैंड, बैरन लैंड में कन्वर्ट होता जा रहा है, विच मीन्स वो अब कुछ भी प्रोड्यूस करने के लायक नहीं रह जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हमने मॉडर्न फार्मिंग मेथड अडॉप्ट किए, बट उसके साथ एक प्रॉब्लम भी आई विच इज़ ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये कितना सस्टेनेबल है, कैसे हम पूरी उम्र पूरी आगे फॉर टाइम परपिचुइटी यूज़ कर सकते थे? द आंसर इज़ नो, क्योंकि ये इश्यूज उठ के आने लग गए थे। अच्छा, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा जो 9th का चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर है, ऑलमोस्ट हाफ तो हो चुका है। अब मेरा क्वेश्चन, लेट्स टेक अ पॉज, और आप लोगों से एक क्वेश्चन है। आप मुझे ये बताओ, हमने अभी तक जितनी भी बात करी थी, क्या आपको उसमें कुछ ऐसा लगा कि हमने अभी तक ऐसा कुछ पढ़ा कि ओ माय गॉड मुझे तो ये समझ ही नहीं आता, इकोनॉमिक्स का जो डर था मेरा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया जो आपने बातें बोली? आई डोंट थिंक सो आप में से कोई ऐसा है, क्योंकि जब हमने ये इतने इजी ब्रेक डाउन करके इस चीज़ों को पढ़ा तो हमने रियलाइज़ किया इन द मिडल ऑफ द सीरीज़, जब ये वेब सीरीज़ आपकी चल रही है, कि आपको ये बातें ऑलरेडी पता थी, जस्ट दैट उसको हम एक स्ट्रक्चर, एक सही तरीके से अप्रोच करके पढ़ रहे हैं, राइट? तो अब इसी पॉजिटिव एटीट्यूड से हम कंप्लीट करते हैं आगे का चैप्टर। चलो, तो अब हम देखते हैं, जो ये पालमपुर की स्टोरी चल रही थी, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो लैंड है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो वहाँ पे विलेज में लैंड है, पालमपुर विलेज में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है अमंग्स द फार्मर। तो भाई समझ आया कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जिनके पास तो कोई लैंड ही नहीं है, वो फार्मर है, वो खेती करते हैं लेकिन अपनी ज़मीन पे नहीं करते हैं, या तो वो किसी और के खेत पे काम करते हैं या किसी से ज़मीन रेंट पे लेके काम करते हैं। फिर कुछ फार्मर्स हैं विच इज़ अगेन वेरी लेस नंबर, विच इज़ स्मॉल फार्मर्स, और बहुत ही कम नंबर में जो फार्मर्स हैं जिनको हम कैटेगराइज कर रहे हैं लार्ज फार्मर्स। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम अगर मुझे किसी फार्मर को स्मॉल फार्मर बोलना है या लार्ज फार्मर बोलना है तो हाउ डू आई कैटेगराइज इट? तो इंडिया में फार्मर्स को कैटेगराइज करने का तरीका इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट और द क्वांटिटी ऑफ लैंड दे होल्ड। तो मार्जिनल फार्मर वो फार्मर होता है जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन होती है, स्मॉल फार्मर जिसका 1 से 2 हेक्टेयर, सेमी मीडियम 2 से 4, मीडियम फार्मर 4 से 10, और लार्ज फार्मर्स वो होते हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीन होती है। कौन सी ज़मीन? जिस पे वो रह रहे हैं? नहीं, एग्रीकल्चरल लैंड। एक होता है एग्रीकल्चरल लैंड, एक होता है रेसिडेंशियल लैंड जहाँ पे फार्मर रहता है। तो हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चरल लैंड की, कि फार्मर्स को इंडिया में एग्रीकल्चरल लैंड के बेसिस पे कैटेगराइज किया जाता है। तो अब जब हमने देख लिया कि अच्छा ये कैटेगराइजेशन होता है, तो अब ज़रा फिर से पीछे चल के नंबर देखें तो हमें समझ आई कि इंडिया में लार्ज फार्मर्स, मतलब ऐसे फार्मर्स जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा की ज़मीन तो सिर्फ 10% है। ये तो पालमपुर की बात हो रही है, बट अगेन मैं मान के चल रही हूँ कि पालमपुर के थ्रू हम मेजॉरिटी ऑफ विलेजेस ऑफ इंडिया की एक स्ट्रक्चर या स्टोरी को समझ रहे हैं, राइट? तो हमें समझ आया कि मेजॉरिटी ऑफ लोग तो ऐसे हैं, फार्मर्स तो ऐसे जिनके पास लैंड नहीं है, बहुत ही कम कैटेगरी ऑफ फार्मर्स हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है, मतलब वो लार्ज फार्मर्स है। अच्छा, अब ये एक ऐसा क्लासिफिकेशन है जो आपको याद रखना है, नॉट दैट आपको ये पूरी टेबल याद रखनी है, एक वेग आइडिया होना चाहिए। मतलब लार्ज फार्मर मतलब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन, मार्जिनल फार्मर मतलब उसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन भी नहीं है। अच्छा, ज़मीन को नापना, हेक्टेयर जो वर्ड होता है, अपने अपने एरियाज़ में अपने अपने नाम, कहीं पे बीघा जोड़ा जाता है, कहीं पे गज वर्ड बोला जाता है, कहीं पे गुंठा बोला जाता है। तो अपने अपनी लोकल लैंग्वेज में जैसे भी बोलना चाहो आप बोल सकते हो, लेकिन समझ आपकी जो है कॉन्सेप्ट को लेके एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। क्यों ज़रूरी है ये? क्योंकि मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया। क्यों किया है? क्योंकि बहुत बार आगे जब आप कोई एडवांस कोर्स में जब आप एनरोल करोगे कहीं पे भी, तो ये टर्म्स बहुत बार यूज़ होंगे। जब आप स्कीम्स को पढ़ोगे, जो करंट अफेयर्स अभी नहीं समझ आते, इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर सेंस कि ये स्कीम स्पेशली फॉर द मार्जिनल फार्मर। अब आपको न्यूज़ क्यों नहीं समझ आ रही? पहले आपको पता ही नहीं है मार्जिनल फार्मर कौन है।
राइट। मार्जिनल फार्मर पता होगा तभी तो समझ आएगा अच्छा ये स्कीम मार्जिनल फार्मर को किस तरीके से हेल्प करेगी। ठीक है जी, चलो एक पैटर्न और हमने ऑब्जर्व किया विच इज इंडिया में जो एवरेज फार्म साइज है ना फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है। वॉट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? मैं फिर से बोल रही हूँ, मैंने क्या बोला, हमें ये समझ आई कि इंडिया में जो एवरेज लैंड साइज़ है ना, एग्रीकल्चरल लैंड साइज़ या फार्म साइज़, वो ओवर द टाइम रिड्यूस हो रहा है। आप देखोगे 1976-77 में समवेयर अराउंड 2 हेक्टेयर एक फार्मर ऑन एन एवरेज के पास 2 हेक्टेयर ज़मीन थी, फिर वो 1.41 हो गई, अब 1.08 रह गई है एज पर लास्ट एग्रीकल्चरल सेंसस जो 2015-16 में हुआ था। व्हाट डू यू थिंक इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? एज सिंपल एज दैट, लैंड डिस्प्यूट जो होते हैं। सो मान लीजिए राम था, उसके 2 बेटे थे श्याम और किशन। तो राम के पास इतनी ज़मीन थी, फिर 2 बेटे हुए, दोनों को आधी आधी ज़मीन देनी पड़ गई। फिर श्याम के आगे 2 बेटे फिर से हुए, तो श्याम को भी अपनी आधी ज़मीन ए और बी को देनी पड़ गई। किशन के हुए 3 बेटे। तो धीरे धीरे करते करते ओवर द टाइम हमने देखा कि एवरेज ऑन एन एवरेज एक पर्सन के पास जो लैंड साइज है वो श्रिंक होता जा रहा है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द स्टोरी विद रिस्पेक्ट टू लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी लेकिन हमें पता थी, हमने उसको एक स्ट्रक्चर दिया। अब हम चलते हैं द वेरी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ लेबर। लेबर क्यों ज़रूरी है? अच्छा, लैंड है, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स है, अब उस पर काम करने के लिए लेबर भी तो चाहिए। ठीक है, तो हमने देखा था एक तरफ है स्मॉल फार्मर उसके पास तो वैसे ही थोड़ी सी ज़मीन है, दूसरी तरफ है लार्ज फार्मर। तो स्मॉल फार्मर तो क्या करता है, एक तो वो अफोर्ड भी नहीं कर सकता, प्लस उसकी ज़मीन छोटी सी है, तो क्या होता है फैमिली ही मिलजुल के उस लैंड पे काम कर लेती है। लेकिन जो लार्ज फार्मर्स हैं ऑब्वियसली सबसे पहले वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, प्लस इतना बड़ा लैंड है तो उस पर दे वुड नीड मोर, द फार्मर वुड नीड मोर पीपल टू वर्क ऑन हिज और हर लैंड। सही बात है मैम, ये इकोनॉमिक्स की बात थोड़ी है, तो लॉजिक की बात है। हाँ, तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्मॉल फार्मर्स के केस में क्या होता है, यूजुअली फार्मर और उसकी फैमिली मिलके वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर या जो भी क्रॉपिंग कर लेते हैं। एंड लार्ज फार्मर्स यूजुअली क्या करते हैं, दे हायर लेबर कहाँ से हायर करेंगे? तो मैंने बोला था ना 65% फार्मर्स जो हैं दे आर लैंडलेस इन इंडिया। तो ये कहाँ काम करते हैं? दूसरों के खेतों पे काम करते हैं, दूसरों के फार्म्स पे जाके काम करते हैं। तो यही जो लैंडलेस फैमिली है दे वर्क ऑन द फार्म लैंड ऑफ द लार्ज फार्मर्स। अब जो काम कर रहे हैं तो उसके बदले उनको कुछ पैसे भी मिलेंगे, तो उनको पैसे बहुत मेजॉरिटी केसेस में पैसे होते हैं और बहुत जगह दे आर पेड इन काइंड ऑल्सो। काइंड मतलब मान लीजिए एक फार्मर है, वो किसी गन्ने के खेत पे काम करता है तो उसको महीने के एंड में या हफ्ते के एंड में पगार तो मिली, ओवर एंड अबव दैट कुछ शुगर केन भी जो फार्मर है, जो ओनर है लैंड का, उसने दे दिया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज पेमेंट इन काइंड। क्या मुझे इस पर फोकस करने की ज़रूरत है? इस पर क्वेश्चन आता है, ये सब तो सोचना ही नहीं है ना उनको। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम तो स्टोरी सुन रहे हैं कि अच्छा ठीक है, ओके, ऐसे चलता है हमारा एग्रीकल्चर इन इंडिया। ठीक है, तो हमने लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझ लिया क्योंकि चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, हमने पढ़ा था ना, सबसे पहला था लैंड, फिर लेबर था, ये दोनों हो गए। अब चाहिए हमें कैपिटल। कैपिटल 2 प्रकार की होती है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो कैपिटल बेसिकली इज नीडेड टू बाय। कैपिटल जब हम वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मनी आता है, तो मनी तो सबसे पहले चाहिए। मनी होगा तो लैंड ले पाएंगे, मनी होगा तो हम वो कुक को हायर कर पाएंगे, मनी होगा तो हम ट्रैक्टर ले पाएंगे, मनी होगा तो फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड खरीद पाएंगे। तो ये जो कैपिटल होती है उसको हम 2 पार्ट्स में या उसको इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और एक होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल ऐसी होती है जो आपके पास, आपने जो खरीदी वो लंबे समय तक आपको हेल्प करेगी आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में। जैसे एक फार्मर है, उसने ट्रैक्टर खरीद लिया, अब उसको हर साल ट्रैक्टर खरीदने की ज़रूरत थोड़ी है, खरीद लिया, वो अगले 5-10 साल चलेगा, हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। ऑन द अदर हैंड उसको फर्टिलाइज़र, सीड्स एंड इनफैक्ट मनी हर महीने या हर हफ्ते चाहिए। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज वर्किंग कैपिटल, जो रिकरिंग है, जल्दी जल्दी हर महीने, हर 15 दिन में चाहिए।
ठीक है मैम, समझ गए। फिक्स्ड कैपिटल मतलब जो लॉन्ग टर्म मेरे पास रहेगी, वर्किंग कैपिटल जो बार बार चाहिए होती है किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कैरी आउट करने में। इन सब के लिए चाहिए होता है मनी, जो हमने बात करी। अब पैसे आएंगे कहाँ से? तो अगेन जो स्मॉल फार्मर है, ठीक है ना, वो क्या करेगा? वो मनी लेंडर के पास जाएगा। जो टर्म्स हम सुनते हैं साहूकार, अगर पुरानी हिंदी मूवीज़ देखी है तो उसमें एक वो मोटा सा सेठ बैठा होता है, बनियान पहन के, मोटी सी सोने की चेन पहन के गले में, और एक हीरोइन आती है, वो बोलती है कि मुझे खेती के लिए और अपने बच्चों को बचाने के लिए पैसे चाहिए। तो वो जो मोटा सा सेठ होता है, साहूकार जो मनी लेंडर होता है, वो कहता है कि तुम ऐसा करो, अपनी सोने की जो चूड़ियाँ हैं वो मेरे को गिरवी रखवा दो, क्योंकि क्या पता तुम कल को नहीं आई, पैसे लेके चली गई तो इससे एक प्रॉब्लम समझ आई कि स्मॉल फार्मर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, उनके पास इतनी सेविंग नहीं होती। अब आप मैम कहोगे सेविंग क्यों नहीं होती? अब कमा रहे हैं, जब प्रोडक्शन कर रहे हैं तो सेव भी कर लें। देखो स्मॉल फार्मर कौन सा था? जिसका जो लैंड साइज़ है बहुत छोटा सा था। अब उसका प्रोडक्शन ही इतना नहीं होता कि वो उसमें से बचा सके और मार्केट में सेल कर सके। जितना वो प्रोड्यूस करते हैं, मेजॉरिटी ऑफ इट फैमिली ही कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि फैमिली को भी तो चाहिए कंजम्पशन के लिए। बहुत थोड़ा सा बचता है जिसको वो मार्केट में जाके सेल करते हैं। अब वो थोड़ा सा बेचेंगे तो ऑब्वियसली उसके रिटर्न में पैसे भी थोड़े से आएंगे, तो उसमें से वो क्या सेव करेगा और क्या उस पैसे को यूज़ करेगा अपनी दूसरी नेसेसिटीज़ को पूरा करने के लिए। तो यूजुअली स्मॉल फार्मर्स के पास ऑप्शन क्या होता है? वो जाके मनी लेंडर से लोन लेते हैं। आप कहोगे मैम बैंक से ले लेते लोन। अरे बैंक के पास जाओगे तो बैंक एक सबसे पहले कंडीशन लगाएगा कि मुझे कोलेटरल चाहिए, मेरे पास कोई चीज़ अपनी गिरवी रखवाओ। गिरवी रखवाने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं है, तो स्मॉल फार्मर यूजुअली क्या करता है? अपने रिश्तेदारों से, साहूकारों से, वो जो मोटा सा सेठ है उससे जो है पैसे बोरो करता है, फिर उससे ये जो रिक्वायरमेंट्स है, इनपुट्स हैं जो चाहिए उसको ख़रीदता है, एंड एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस करता है। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? मैम अच्छी बात है अपने रिश्तेदारों से ले लो, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो है बहुत ज़्यादा चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं आपने मेरे को कोई चीज़ एज कोलेटरल नहीं रखवाई, रिस्क बहुत ज़्यादा है, कल को तुम पैसे लेके भाग गए तो इसलिए जो मैं इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करूँगा या करूँगी। लार्ज फार्मर के साथ यूजुअली ये प्रॉब्लम नहीं आती। क्यों? एक तो उसके पास लैंड है गिरवी रखवाने के लिए। दूसरी चीज़, दूसरा एस्पेक्ट इज़ क्योंकि उनका प्रोडक्शन लेवल अच्छा है तो उनके पास सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, ओवर एंड अबव जो उनकी फैमिली के लिए कंजम्पशन के लिए चाहिए था। उसके अलावा भी उनके पास प्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि लैंड बहुत बड़ा है, तो वो उस सरप्लस को मार्केट में बेच सकते हैं, उसमें से कुछ पैसे यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी पैसा आया सरप्लस को बेचने से, उसमें से कुछ पैसा वो सेव करेंगे एंड कुछ पैसे को यूज़ करेंगे टू बाय इनपुट्स फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो that is how the money is being arranged majority of situations में, that is how it is being arranged by the small farmer and the large farmer. Are we clear? चलिए अब moving on to the very last concept of this particular chapter which is chapter 1, उसके साथ हमारा chapter 1 ख़त्म हो जाएगा। हमने बात करी थी एकदम स्टार्टिंग में, याद है कि जो विलेज है पालमपुर, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग क्या प्रैक्टिस कर रहे थे? दे आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। कुछ चुनिंदा लोग या तो छोटा मोटा कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे या वो सामान बेच रहे थे, शॉपकीपिंग कर रहे थे। तो अगर हम एक विलेज के बारे में समझें कि वहाँ पे और किस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं, पहली एग्रीकल्चर होती है हमने देखा, बट वो दैट इज़ फार्म एक्टिविटी। बट अगर मैं बोलूँ व्हाट आर द नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो फर्स्ट इज़ डेयरी फार्मिंग, कि आपके पास गायें भैंसे हैं, यू मिल्क द काउस एंड यू सेल दैट मिल्क to the people and earn money out of it. दूसरा है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे हमने वहाँ पे पॉट जो कुम्हार का एग्जाम्पल देखा था, जो पॉट्स बना रहा है, ठीक है, मिट्टी के घड़े बना रहा है, मिट्टी के दिए बना के बेच रहा है। द थर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ शॉपकीपिंग, ये भी हमने देख ली थी। एंड फोर्थ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ सर्विसेज प्रोवाइड करना, सर्विसेज जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो कोई एक व्यक्ति है, इंसान है जो ई रिक्शा चलाता है और लोगों को हेल्प करता है टू कम्यूट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जिसके लिए वो कुछ पैसे चार्ज करता है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या है? आउटसाइड द फार्म हो रही है, दीज आर नॉट रिलेटेड टू फार्म, सो दीज आर कॉल्ड एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो विलेज में मेजॉरिटी ऑफ लोग किस टाइप की एक्टिविटी में एंगेज्ड हैं? फार्म एक्टिविटीज़ में। ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ओनली 25% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन द विलेज इज एंगेज्ड इन द नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब मेरा क्वेश्चन,
चैप्टर 1 ख़त्म एंड चैप्टर 2 स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे वही रहेगा, क्या हमने अभी तक कुछ ऐसा पढ़ा जो आपको नहीं पता था, जो आपको नहीं आता था? आई डोंट थिंक सो अभी तक कुछ ऐसा था। तो क्या मैं ये अज्यूम कर सकती हूँ कि बाय द एंड ऑफ कंप्लीशन ऑफ चैप्टर 1 आपका जो फियर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो 0.001% कम हुआ? मैं नहीं कह रही 0.1% कम हुआ, क्या वो 0.001% कम हुआ? तो आई एम अज्यूमिंग यस कि थोड़ा कम, थोड़ा कॉन्फिडेंस कि चलो एक चैप्टर ख़त्म हुआ है तो अब दूसरा चैप्टर भी ऐसे ही हम ख़त्म कर लेंगे, राइट? चलिए, दूसरा चैप्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे पीपल एज रिसोर्स। पीपल कौन होते हैं? पीपल आप जैसे मुझ जैसे लोग होते हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर बात कर रहा है, एक ओवरव्यू दे देती हूँ, फिर डीप डाइव तो हमने करना ही है, वेब सीरीज तो चलानी है यहाँ पे। पीपल एज रिसोर्स, तो जो पीपल हैं जिसमें आप, मैं, आपके फ्रेंड्स, आपके भाई बहन सब आते हैं, वो एक कंट्री के लिए, लेट मी कॉल इट एज पॉपुलेशन, ठीक है ना? तो जो पॉपुलेशन होती है एक कंट्री की, वो किसी भी कंट्री के लिए या तो असेट हो सकती है या लाइबिलिटी हो सकती है। अब असेट और लाइबिलिटी क्या होती है? असेट मतलब जो आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न्स दे, लाइबिलिटी मतलब जिम्मेदारी, मतलब बर्डन, मतलब आपने आज किसी से कोई पैसे उधार लिए तो वो आपके पैसे तो नहीं है, जिम्मेदारी है, आपके ऊपर बर्डन है कि आपको फ्यूचर में उसको रिटर्न करना है, ठीक है? तो ये जो चैप्टर है ये इसी कॉन्सेप्ट के अराउंड रिवॉल्व करता है कि किसी देश की जो जनता है, जो पॉपुलेशन है, अगर वो लाइबिलिटी है तो हम उसको किस तरीके से असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं या लेने चाहिए। और सबसे पहली बात तो लॉजिक, कि हमें लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट क्यों करना है। चलो, तो अभी हमने असेट और लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा था। अब मेरे को आपसे क्वेश्चन पूछना है फिर से, जैसे मैंने आपसे पहले पूछा था कि प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए मुझे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि एट प्रेजेंट स्टेज जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वेयर योर पेरेंट्स आर बेयरिंग योर एक्सपेंसेस, पॉकेट मनी भी मिलती होगी बहुत सारे बच्चों में को आप में से, तो एट दिस करंट स्टेज जब आप वीडियो देख रहे हो, आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन कि आर यू एन असेट और अ लाइबिलिटी फॉर योर पेरेंट? तो आपके दिमाग में आएगा नहीं मैम असेट तो नहीं है, लाइबिलिटी भी नहीं है, लेकिन असेट भी नहीं है फॉर श्योर। असेट क्यों नहीं है मैम? असेट बन जाएंगे, ठीक है ना, तभी तो हम पढ़ लिख रहे हैं ताकि हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सके, तभी तो हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एंड फॉर दैट मैटर हम ये जो है लेक्चर भी देख रहे हैं। तो करंटली कैन आई कॉल यू एज लाइबिलिटी? नॉट टोटली, बट चलो एक बार के लिए मान लेते हैं, थोड़ा सा आउच फीलिंग आएगी, बट लेट्स अज्यूम दैट यू आर अ लाइबिलिटी। नाउ व्हाट आर योर पेरेंट्स डूइंग टू कन्वर्ट दिस लाइबिलिटी इनटू असेट? बचपन से आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए, अच्छी वैक्सीनेशन आपकी बचपन में कराई, आपको हेल्थ केयर दिया। आपको हो सकता है कुछ कुछ बच्चों को आप में से आप कोई स्किल लर्न करना चाहते हो सकता है कंप्यूटर स्किल्स, कोई कोडिंग सीखना चाहता है, कोई टेनिस सीखना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स सीखना चाहता है, तो डेफिनेटली आपके पेरेंट्स ने वो स्किल भी सिखाने में आपको हेल्प करी होगी। तो उससे क्या होगा? क्यों सिखा रहे हैं पेरेंट्स, क्यों आपकी एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं, उन्हें क्या मज़े आ रहे हैं इसमें? सो दैट आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहो फ्यूचर पे, आप सेल्फ सफिशिएंट बन जाओ, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, सो दैट आप अपनी प्रीवियस जनरेशन विच इज़ योर पेरेंट्स, आपकी आने वाली जनरेशन्स की भी लाइफ को इम्प्रूव कर सको। क्या ये ऐसा कुछ था जो आपको नहीं पता था? ऑब्वियसली पता था, डीप डाउन इनसाइड पता है, तभी आप ये सिर झुका के मेहनत कर रहे हो मेरे साथ यहाँ पे, ठीक है? चलो, तो जो पॉपुलेशन होती है वो असेट भी हो सकती है, वो लाइबिलिटी भी हो सकती है। वो लाइबिलिटी कब होगी? लाइबिलिटी तब होगी जब पढ़ी लिखी नहीं है, नॉट एजुकेटेड, पॉपुलेशन जो है बहुत बीमार पड़ती है, नॉट हेल्दी, ठीक है, नॉट हेल्दी इनफ, नॉट स्किल्ड इनफ। तो अपने आप आंसर आपको मिल गया ना, अपना सिचुएशन अपने एग्जाम्पल से, कि अगर मुझे लाइबिलिटी को असेट में कन्वर्ट करना है, व्हाट डू आई नीड टू ऐड टू दिस पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन में हम ऐड करेंगे एजुकेशन प्लस हेल्थ प्लस स्किल इज व्हाट विल मेक द पॉपुलेशन एज एन असेट फॉर द कंट्री, ठीक है? एक फिर से दो दोस्तों की स्टोरी सुनते हैं। सो सकल एंड विलास दो दोस्त थे। सकल के पेरेंट्स
ने उसको बचपन से उनकी इच्छा थी, शकल के जो फादर थे वो कहीं पे खेती बाड़ी करते थे, उनकी शुरू से इच्छा थी कि मेरा जो बेटा है वो मेरे जैसे ना बने, तो उनको उन्होंने शकल को शुरू से स्कूल में डाला एंड एट द सेम टाइम उसको कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी सिखाई। उसका फ़ायदा क्या हुआ, शकल जब बड़ा हुआ तो वो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर बना और उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिससे कंपनी को बहुत फ़ायदा हुआ। अब कंपनी को फ़ायदा हुआ तो कंपनी बड़ी खुश हुई और उसको प्रमोशन दिया, उसकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ कर दी। तो उससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हुआ, शकल को ही तो हुआ कि उसको प्रमोशन मिला, ऑब्वियसली एक्नॉलेजमेंट, रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी एंड एट द सेम टाइम बेटर लिविंग। तो बेटर लिविंग मिलेगी तो मैं आगे शकल क्या करेगा, अपने बच्चों को अनपढ़ थोड़ी बनाएगा, आगे आने वाली जनरेशन्स को भी वो वैसे ही उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ पे स्पेंड करेगा द वे शकल के पेरेंट्स ने शकल के ऊपर स्पेंड, इन्वेस्ट किया था, जैसे आपके पेरेंट्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? तो एक लॉन्ग टर्म चेन रिएक्शन समझ आ रहा है ना कि अच्छा मैं पढ़ूंगी तो आगे मेरे बच्चे भी, उनको भी पढ़ाऊंगी, फिर वो पढ़ लिख जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो आगे अपने आने वाली जनरेशन की भी जो लाइफ है उसको सुधार देंगे। ऑन द अदर हैंड जो शकल का दोस्त है विच इज़ विलास, इनके फादर नहीं है और इनकी जो मदर है वो फ़िश बेच के, शी यूज़ टू सेल फिशेस इन द विलेज, और उससे वो काम चलाती थी। अब बहुत ज़्यादा पैसे बनते नहीं थे तो वो मेगर अमाउंट से वो विलास को पढ़ा नहीं पाई और ना ही बहुत अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वैक्सीनेशन जो है वो दिलवा पाई, जिसकी वजह से जो विलास है वो बहुत बार बीमार पड़ता था एंड ऑब्वियसली एंडेड अप हैविंग अर्थराइटिस, हड्डियों का बीमारी होता है, वो बहुत ही बचपन में विलास को हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत अच्छा हेल्थ केयर नहीं मिल पाया, क्योंकि जो उसकी मदर थी वो भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो फ़िश बेच के अपना जैसे तैसे गुजारा करती थी, वो कम पैसे कमाती थी। तो अब विलास को सिखा नहीं पाई, पढ़ा नहीं पाई, स्किल्स नहीं दे पाई, तो विलास ऑब्वियसली हेल्दी भी नहीं था, तो विलास एंडेड अप हैविंग व्हाट, हैविंग लेस स्किल्स, लेस एजुकेटेड। अब जब तुमने पढ़ाई लिखाई अच्छे से नहीं करी है तो तुम्हें लगता है अच्छे से जॉब मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। एंड अल्टीमेटली विलास के साथ भी क्या हुआ, वो भी अपनी मदर की तरह ही विलेज में रह गया ऑन सम मेगर अमाउंट ऑफ इनकम, और उसके आगे आने वाले बच्चे भी एंड जनरेशन भी, तो वो चेन रिएक्शन नीडलेस टू से। तो आपको समझ आया किस तरीके से अगर हम एक जनरेशन में भी इन्वेस्ट कर दें एजुकेशन में या उसकी स्किल डेवलपमेंट में या उसकी हेल्थ में, तो किस तरीके से एक वो चेन रिएक्शन बन जाता है, एक वो वर्चुअस साइकिल बन जाती है कि हम आगे आने वाली अपनी जनरेशन्स की भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम इम्प्रूव कर देते हैं, राइट? चलो एग्जाम्पल लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जापान एक ऐसा कंट्री है जिसके पास खुद के कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन फिर भी जापान इतना डेवलप्ड कैसे है? बिकॉज जापान ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पहले ही समझ लिया था कि अगर मैं अपनी पॉपुलेशन, क्योंकि मेरे पास रिसोर्स तो है नहीं, जैसे कि गल्फ कंट्रीज़ के पास तेल है, इंडिया के पास एग्रीकल्चर लैंड है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर कंडीशंस है, तो हम बहुत सारे टाइप ऑफ क्रॉप्स उगा सकते हैं। जापान में तो बल्कि इट्स अ वेरी अर्थक्वेक प्रोन एरिया, बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आता है वहाँ पे। तो जापान को ये चीज़ की समझ बहुत जल्दी आ गई थी, तो जापान ने बोला कोई बात नहीं, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो मैं अपनी जनता को रिसोर्सेज में कन्वर्ट करूँगा, मैं उनमें इन्वेस्ट करूँगा, उनकी एजुकेशन में, उनके स्किल डेवलपमेंट में, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, वोकेशनल स्किल्स इम्पार्ट करूँगा, सो दैट वो पढ़ लिख जाएं एंड कल को जब वो पढ़ लिख जाएंगे, उनका दिमाग चलने लग जाएगा, तो वो बहुत अच्छी लेवल ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे लेवल ऑफ प्रोडक्शन मतलब हाई एंड मशीनरी, हाई एंड प्रोसेसेस को कैरी आउट कर पाएंगे। तो आप जापानीज़ टेक्नोलॉजी तो इट इज़ नोन इन द वर्ल्ड। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ? वो भी अर्थक्वेक प्रोन एरिया में जहाँ के खुद के पास कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थे। सो जापान इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे पॉपुलेशन को असेट में कन्वर्ट किया गया, विच गॉट देम द टैग ऑफ डेवलप्ड कंट्री। बहुत सारे देशों से बहुत बेहतर है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बेहतर है। यस, चलिए ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ आपको तो अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं, क्या उनके पास रिसोर्सेज नहीं है? उनके पास तो बल्कि रिसोर्सेज भी हैं। तो कहाँ कमी रह गई? कमी यहाँ रह गई दैट दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन देयर पॉपुलेशन,
दे कुड नॉट इन्वेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ना उन्हें समझ आई कि हेल्थ में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बीमारी बार बार फैलेगी तो लोग बीमार पड़ेंगे, उनका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगेगा, उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होगा, वो अपनी जॉब भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। ना एजुकेशन में स्पेंड किया डिस्पाइट बीइंग सो रिसोर्स रिच कंट्रीज। आर वी क्लियर विद दिस? चलो अब स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने जब सकल और विलास के पेरेंट्स की बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि जो सकल के फादर हैं वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज थे, मतलब खेती बाड़ी करते थे। जो विलास की मदर थी वो फिशेस सेल करती थी। तो एक इकॉनमी में अलग अलग लोग अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं। जैसे मैं पढ़ाती हूँ, आप पढ़ते हो सकता है आपके पेरेंट्स, किसी के पेरेंट्स इंजीनियर हो, किसी के पेरेंट्स की कोई साड़ी की दुकान हो, किसी के पेरेंट्स खेती बाड़ी करते हो, किसी के पेरेंट्स ब्यूरोक्रेट हो, ठीक है। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं। हम उन एक्टिविटीज़ को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेसेस इट्स फॉलो। तो 3 तरीके से कैटेगराइज करते हैं। द वन इज, फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होती है टर्शरी सेक्टर या टर्शरी एक्टिविटीज़, ठीक है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? विच इज़ रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे मुझे अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करना है, खेती बाड़ी करनी है, तो मुझे पानी चाहिए, वो नेचुरल रिसोर्स है। मुझे सूरज की रोशनी चाहिए, दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल रिसोर्स। मुझे फिशिंग करनी है, फिशेस, वाटर, सी, नेचुरल रिसोर्स। मुझे माइनिंग करनी है, माइनिंग, खड्डा खोदना है जहाँ से फिर मैं कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। तो एक एक्टिविटी तो हो गई मुझे एक्सट्रैक्ट करना है, एक एक्टिविटी हो गई कि मुझे माइन जो है वो खोदनी है। सो माइनिंग इज़ व्हाट? इट इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज यू आर यूजिंग अ नेचुरल रिसोर्स ओवर देयर। मैं यहाँ पे इसको इतना एम्फसाइज क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इसके ऊपर अब आप देखोगे इसी के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इतना बेसिक क्वेश्चन था, 4 एक्टिविटीज़ दी हुई थी, कैटेगराइज करना था कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है, वो ही नहीं कर पाए। अब आप देख लो, आप कहोगे मैम ये तो 9th में ही सिखा के भेज रहे हो आप, तो बस यही तो बात कह रही हूँ। जब ये समझ लोगे तो आगे एग्ज़ाम में जो फ़ायदा होगा वो तो होगा ही होगा। फाउंडेशन प्रोग्राम जब पढ़ोगे ना, कहीं पे भी अब किताब पढ़ोगे अपने से, लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी डेवलप करी है। आई हैव नॉट जंप द प्रोसेसेस लाइक द अदर्स आर डूइंग। तो मैंने इसलिए स्टार्टिंग में क्या बोला था? ट्रस्ट द प्रोसेस। मुझ पर विश्वास करो, अपने फैकल्टी पर ट्रस्ट करो। अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे कि डिफरेंट टाइप की जो एक लोग एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं उसको हम कैटेगराइज कैसे कर सकते हैं? सेक्टर के बेसिस पे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ओके, प्राइमरी के फीचर्स देख लिए हमने। नेचुरल रिसोर्स बेस्ड, मतलब जहाँ हम नेचर का कुछ हिस्सा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फिर होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें हम ये जो रिसोर्सेज हमें नेचर से मिले थे उसको हम कुछ उस पर प्रोसेसेस अडॉप्ट करके उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर रहे हैं। जैसे मैंने कॉटन ली और उससे उस पर कुछ प्रोसेस अडॉप्ट करके मैंने उससे कपड़े बनाए, क्लॉथ बनाया। मैंने वीट लिया या मैदा लिया जो कि प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, मैंने उस पर प्रोसेस कुछ अडॉप्ट किया, आबरा कडाबरा किया और मैंने उसको कन्वर्ट किया ब्रेड में, ठीक है। दैट इज़ व्हाट इज़ सेकेंडरी सेक्टर। इसको ऑफन इंडस्ट्रियल सेक्टर से भी, मतलब इस सेक्टर के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर टर्म भी यूज़ किया जाता है। एंड अगेन ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी फिर से तुम्हारे 10th में आएगा, तो डू नॉट वरी ऑन दैट। ये तो हम सिर्फ बेसिक वोकेबलरी डेवलप कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें जो हमें ऑलरेडी पता थी उसको स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को चलने के लिए, ठीक है ना, सक्सेसफुली अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए कुछ सपोर्ट सर्विसेज चाहिए। जैसे यहाँ पे खेती बाड़ी हुई, अब उसको बाज़ार में भेजना है, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? ट्रांसपोर्ट सर्विसेज चाहिए। तो एक ऐसा सेक्टर जो ये सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी, दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज टर्शरी सेक्टर। ये तीनों सेक्टर्स में लिंक क्या है? ये तीनों डिपेंडेंट है। मान लो टर्शरी सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में किसको प्रोवाइड करूँगी? जब तक कोई गुड्स नहीं बनाएगा। मान लीजिए फैक्ट्री में गुड्स नहीं बने तो क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट होगी? टर्शरी सेक्टर के और एग्जांपल्स देखें, जैसे बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है। अब ये तीनों जो सेक्टर्स हैं ये कंट्री में
कंट्री की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। कैसे करते हैं? क्योंकि कंट्री में गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। जितने ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे उतना ज़्यादा कंट्री ग्रो करेगी। आर वी क्लियर ऑन दिस? अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स, हमने देखा था, फिर से वो शकल और विलास की स्टोरी पे चलते हैं, जिसमें शकल की स्टोरी लेते हैं। शकल के जो फादर थे वो बाहर जाके प्रोडक्शन करते थे क्रॉप्स का। उसकी जो मदर थी वो घर में बच्चों का ध्यान रखती थी, प्लस हाउस होल्ड चोर्स, घर की देख रेख, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, खाना बनाना। तो अब ये जो शकल के फादर जो प्रोडक्शन कर रहे थे उसमें से कुछ प्रोडक्शन जो होता होगा वो कुछ प्रोडक्शन, पार्ट ऑफ प्रोडक्शन अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखते होंगे और कुछ पोर्शन वो मार्केट में बेचते होंगे, तभी तो पैसे आएंगे और शकल को पढ़ाएंगे। अभी तक मैंने कोई टेक्निकल बात करी नहीं। फादर की एक्टिविटी क्या थी? वो कुछ प्रोडक्शन कर रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे। जो प्रोडक्शन होता था उसमें से कुछ वो अपने लिए रख लेते थे, खुद के कंजम्पशन के लिए, फैमिली को पालने के लिए, बच्चों का पेट पालने के लिए। कुछ जो है वो मार्केट में जाके बेच देते थे, तभी तो पैसे आएंगे और तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो ऐसी जितनी भी एक्टिविटीज़ विच इज़ लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने क्या बोला? ऐसी कोई भी एक्टिविटी विच इज़ लीडिंग टू प्रोडक्शन ऑफ goods and services is called as economic activity। ठीक है? ऐसी एक्टिविटीज विच आर कैरिड आउट ऑफ लव, अफेक्शन और ड्यूटी, जिसके बदले में कुछ भी नहीं मिलता है, इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज बीइंग कैरिड बाय मोस्ट ऑफ आर मदर्स। आपकी मदर, मेरी मदर, यस। अब ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। तो सिंपल, अभी तक तो तुम्हें जो मैंने एग्जाम्पल, पहले मैं एग्जाम्पल देती हूँ फिर अपन टर्म्स पे जाते हैं। तो कुछ पोर्शन अपने लिए रखा था, तो जो अपने लिए रखा था ऑब्वियसली उसके लिए तो पैसे मिलेंगे नहीं, तो वो हो गई नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। हम अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए, दैट आर नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। हम प्रोडक्शन कर रहे हैं सो दैट हम उसको मार्केट में सेल कर सके, उससे कुछ कमा सके, दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट एक्टिविटीज़। तो पहला क्लासिफिकेशन क्या हुआ? इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ऑफ लव, अफेक्शन और ड्यूटी, उसके बदले कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता, हम अपनी मदर को कोई रिवॉर्ड नहीं देते हैं, राइट? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिवाइडेड फर्दर, मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़। मार्केट एक्टिविटीज़ जिसके बदले कुछ पैसे मिलेंगे, नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो वाली एक्टिविटीज़ होती हैं। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या विमेन सिर्फ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आजकल विमेन जो है बाहर जाके भी काम कर रही हैं, उनको जिसके लिए रिवॉर्ड्स रिटर्न में डेफिनेटली मिलते हैं। बट मेरा क्वेश्चन फिर से आपसे है कि क्या विमेन जो हैं, जो काम कर रही है, मान लीजिए एक फार्मर है या मान लीजिए एक टीचर है, तो एक तरफ विमेन फीमेल टीचर है, एक तरफ मेल टीचर है, व्हाट डू यू थिंक, आर दे पेड इक्वली और विमेन आर पेड मोर और पेड लेस? इसका जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, विच टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो आपकी पॉपुलेशन, आपके देश में जो पॉपुलेशन है उसकी क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करेंगे? मैम ऑब्वियसली ऑन द बेसिस ऑफ वो कितनी पढ़ी लिखी है, कितनी फिट एंड फाइन है, कितनी हेल्दी है, उनमें कितने उनका स्किल सेट क्या है, क्या वो अभी भी एलिमेंट्री स्किल्स पे डिपेंडेंट है, क्या वो लैपटॉप, कंप्यूटर, एआई चलाना जानती है कि नहीं जानती है, ठीक है ना? तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन असेस करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वन ऑफ विच इज़ हेल्थ, अनदर वन इज़ एजुकेशन, थर्ड वन इज़ स्किल। उससे मुझे पता चलेगा कि इस कंट्री में जो पॉपुलेशन है वो कितनी, उनकी क्वालिटी अच्छी है, बुरी है, अभी भी पिछड़े हुए हैं, कैसे हैं, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि अनहेल्दी या इलिटरेट लोग जो है पॉपुलेशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन की तरह है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट बेसिकली उनका भार ढो रही है। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे आर नॉट लर्नड वेल इनफ कि वो कुछ प्रोड्यूस करके देश को आगे बढ़ा रहे हो। मान लीजिए हमारे कंट्री में अच्छे कॉलेजेस नहीं होते, मान लीजिए ये प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, तो इंजीनियर्स कहाँ से पढ़ के निकलते?
और जो इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स में देखिए हम कितने अच्छे डिफेंस इक्विपमेंट्स या सैटेलाइट मिशंस लॉन्च कर रहे हैं या स्पेस मिशन लॉन्च कर रहे हैं. हाउ वुड इट हैड बीन पॉसिबल अगर हमारे कंट्री में गवर्नमेंट ने कॉलेजेस नहीं खोले होते तो? यस और नो? एम आई राइट और रॉन्ग? हाँ मैम सही बात है, अभी तक तो कुछ भी इकोनॉमिक्स वाली बात नहीं आई, राइट? चलो, तो एक एक फीचर नहीं, एक्चुअली क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्री रिक्विजिट्स क्या हैं टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. तो एक एक उठाते हैं, जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे और हमारा चैप्टर 2 भी इकोनॉमिक्स का, जिससे हमें बहुत डर लगता है, वो ख़त्म हो जाएगा. तो पहला विच इज़ वाई इज़ एजुकेशन इम्पॉर्टेंट. भाई ऑब्वियसली मैं एजुकेटेड हूँ तो अवेयर हूँ, तो मैं कोई भी काम हो सकता है जल्दी जल्दी कर लूँ. मान लीजिए मैं एजुकेटेड हूँ तभी तो मुझे पता है कि 2 into 3 is 6. हैड आई नॉट बीन एजुकेटेड तो मैं कैलकुलेशन कैसे करती? 2 + 2 + 2. क्योंकि मैं एजुकेटेड हूँ तो आई नो हाउ टू रन कंप्यूटर और हाउ टू यूज़ कैलकुलेटर. तो मैम इससे हो क्या रहा है? तो बहुत ही बेसिक बात है. हाँ, तो ऑब्वियसली मेरे प्रोडक्शन मेरी किसी भी चीज़ को करने की स्पीड इंक्रीज़ नहीं होगी. कैलकुलेटर नहीं यूज़ करना होता तो मैं कैलकुलेशन कैसे करती? पेन पेपर पे या अपनी उंगलियों पे. बट नाउ बिकॉज आई एम अवेयर, बिकॉज आई एम एजुकेटेड, मुझे स्कूल में कैलकुलेटर यूज़ करना सिखाया था, आई कैन ईजिली यूज़ कैलकुलेटर एंड एग्जीक्यूट द कैलकुलेशन मच फास्टर देन अदर्स. देर आर अदर मेथड ऑल्सो, एक्सेल शीट पे कर लो. सो मेरी जो प्रोडक्टिविटी है, मेरा जो प्रोडक्शन लेवल है, बिकॉज मुझे कंप्यूटर यूज़ करना आता है, मुझे मशीन्स यूज़ करनी आती है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी प्रोड्यूस कर सकती हूँ एज़ कम्पेयर टू अ पर्सन हु इज़ इलिटरेट. ठीक है. इट एनहांसेस कल्चरल रिचनेस. जब तक मैं अवेयर नहीं होंगी मेरे पास्ट के बारे में, हाउ विल आई ऐड टू माई सोसाइटी? मुझे पता ही नहीं कि मेरे फ्रीडम फाइटर्स कौन थे, उन्होंने क्या कुर्बानी दी, किसने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, किसका क्या कंट्रीब्यूशन था, मुझे अवेयरनेस ही नहीं होगी. तो मेरी सोसाइटी का जो रिचनेस लेवल, नॉट इन टर्म मॉनेटरी टर्म्स, एक जो इंटेलेक्ट लेवल होता है, कल्चरल रिचनेस जिसको बोला जाता है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी. हमें लगा पता नहीं कौन थे हमारे पूर्वज, हमें आज़ादी मिल गई, पहले कोई बाहर से अंग्रेज आए हुए थे, लूट पाट के ले गए. नहीं. That is why education is important, because it increases your awareness, right? It increases efficiency of governance. गवर्नमेंट को एक अनपढ़ को समझाना, कोई गवर्नमेंट नया इनिशिएटिव लेके आई है जैसे आधार कार्ड, ठीक है, अब वो इन्फॉर्मेशन किसी इलिटरेट को समझाना और एक एजुकेटेड बंदे को समझाना, किसके साथ ईजी है गवर्नमेंट को? ये गवर्नमेंट किसको ईजिली समझा पाएगी कि देखो अगर आपका आधार कार्ड होगा तो आपका ऑब्वियसली एक आपको एक नेशनल आइडेंटिटी मिल गई, प्लस उसके बाद आपको कहीं पे भी लोन लेने जाना है, बैंक अकाउंट खुलवाना है, आप आधार कार्ड दो एंड ऑल द इन्फॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू यू विल बी रिट्रीव बाय द बैंक. अगर इलिटरेट हो तो आप समझाते रह जाओ, वो कहेंगे पता नहीं क्यों मेरा बैंक, क्यों पता नहीं क्या गवर्नमेंट मेरे से डेटा ले गई, पता नहीं मेरे से कुछ निकाल तो नहीं लेगी बैंक में से, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो ये तो आधार तो बहुत बेसिक एग्जाम्पल दिया. मान लीजिए गवर्नमेंट को कोई स्कीम लेके आनी है, ठीक है, जो सबके लिए बेनिफिशियल है, बट अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप उसको समझोगे कैसे? सो एजुकेशन ऑल्सो एड्स टू द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, राइट? एंड इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी. क्यों? क्योंकि आज अगर मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैंने ये पढ़ा था कि आसपास कूड़ा फैलाना गलत बात होती है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं. तो अगर मेरी सोसाइटी में, मेरे आसपास की विसिनिटी में कोई भी कूड़ा फैला रहा है तो मैं उसे रोक सकती हूँ. मैं कोई ऐसा बोर्ड लगा सकती हूँ, जब अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं खुद सबसे पहले कूड़ा फैलाऊंगी, राइट? तो इसलिए एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है. अच्छा, हमने शकल की स्टोरी तो सुनी ही थी कि अपने लिए तो इम्पॉर्टेंट है, प्लस इट हेल्प्स इन अपलिफ्टिंग दी जनरेशंस ऑल्सो. द प्रीवियस जनरेशन, आपके पेरेंट्स, आप IAS बन जाओगे तो आपके पेरेंट्स वुड बी मोर देन हैप्पी, दे वुड बी मोर देन इलेटेड. उनकी लाइफ तो सुधरेगी, अपनी लाइफ भी सुधारोगे और अपने आने वाली जनरेशन की लाइफ भी आप जो है इम्प्रूव कर सकते हो. आर वी क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन और, मेरे को क्वेश्चन पूछने का बड़ा शौक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एजुकेटेड वर्सेस लिटरेट?
ज़रा इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और जिसने सही आंसर दिया ना, मैं उसके कमेंट पे ज़रा लाइक बटन दबा दूंगी। मेरा क्वेश्चन है एजुकेट और लिटरेट पे, आप एजुकेटेड हो या लिटरेट हो, ज़रा मुझे इसके बीच में डिफरेंस बताना नीचे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, सो वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि एजुकेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो अब जल्दी से ये देख लेते हैं कि इंडिया में एजुकेशन की, लिटरेसी की स्थिति क्या थी, एंड क्या वो विद टाइम डिटोरेट हुई है या बेटर हुई है। तो यहाँ पे हम देखें 1951 में जब हमें आज़ादी मिली, जिस आज़ादी के 2-3 साल बाद ही, तो लिटरेसी लेवल कहाँ पे था? सिर्फ हार्डली, सो लिटरेसी लेवल ओवरऑल के दिखा रखा है पर्पल लाइन से, तो हार्डली 20% जनता जो है वो लिटरेट थी, पढ़ना लिखना जानती थी। बट नाउ दैट हैज़ इंक्रीज टू 70%। और अगर मैं लेटेस्ट डेटा की बात करूँ, लेटेस्ट नंबर्स की बात करूँ, तो लिटरेसी लेवल इन 2018 वॉज 85%। मतलब 85% जनता मेरे कंट्री में पढ़ी लिखी है, मतलब उनको वो 8वीं तक तो पढ़े ही हैं। अब मेल एंड फीमेल बेसिस पे बात करूँ तो मेल के लिए ब्लू लाइन, तो आज़ादी के टाइम देवर लाइक, अगर टोटल जनता में से, मतलब जो पढ़ी लिखी है उसमें से 30% मेल्स जो हैं वो पढ़े लिखे थे। बट नाउ दैट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज एंड इट इज़ बियॉन्ड 70%। फीमेल्स का देखें ज़रा, फीमेल्स का परसेंटेज तो बहुत ही कम था, लेस देन 10% फीमेल्स वर literate at the time of independence, but now that has also increased by 2011 coming। और एक चीज़ और देखेंगे हम यहाँ पे, देखो मेल एंड फीमेल का जो गैप है, मेल कहाँ है? ये ब्लू लाइन, ठीक है ना, ये फीमेल्स ये रही। पहले कितना गैप था? क्यों? क्योंकि सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था। बट नाउ यू सी दैट गैप इज़ रिड्यूसिंग। हो सकता है आगे जाते हुए ये लाइन्स ऑलमोस्ट कन्वर्ज भी कर जाएं। मैम ये पूछेंगे कि एग्जाम में, नहीं ये तो लॉजिक है, सही बात है, क्योंकि अब लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते कि मेल को पढ़ाएंगे फीमेल को नहीं पढ़ाएंगे। तो दिस मेल फीमेल गैप इन लिटरेसी आप देखोगे ना, जो हम बात कर रहे थे, वो रिड्यूस हो रहा है विद टाइम। आई बात समझ? चलो अब थोड़े से और नंबर्स देख ले जो आपके एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। तो ये याद करने होते? नहीं, बिल्कुल नहीं करने होते। सिंपल बस बताने के लिए कि देखो 1950 की बात अगर हम करें तो देयर वर 28 यूनिवर्सिटीज़ एंड समवेयर अराउंड 600 कॉलेजेस इन इंडिया। और ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या होता है? कितने लोगों ने स्कूल में एनरोल किया, अपने आप को दाखिल कराया, दैट वॉज अराउंड 1.5%। बट 2018-19 आते आते देर आर अराउंड 1000 यूनिवर्सिटीज़ एंड 39,000 कॉलेजेस इन इंडिया विद ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एट 26%। आर वी क्लियर विद दिस? अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट का इसमें क्या योगदान रहा है। ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 1.5 से 26% पहुंचा, और यूनिवर्सिटीज़ 1000 से 39,000, सॉरी कॉलेजेस 1000 से 39,000 हुए, इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था? तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स चलाए विच मोटिवेटेड पीपल, विच मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, विच मोटिवेटेड पीपल टू सेंड देयर किड्स टू स्कूल। जिसमें से आपने बहुत फेमस मिड डे मील स्कीम तो सुनी ही होगी, जिसमें गवर्नमेंट बोलती थी बच्चे अगर आएंगे, स्पेशली रूरल एरियाज़ में जहाँ पे खाने की तंगी है, बच्चों को स्कूल भेजो, वहाँ पे एक टाइम खाना हम आपको देंगे, मतलब गवर्नमेंट देगी बच्चों को। तो बच्चे पढ़ने के लिए नहीं, खाने के बहाने स्कूल चले जाएं तो सही, जाएंगे तो कुछ सीख के भी आएंगे। फिर एक आया था सर्व शिक्षा अभियान, राइट, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने बहुत जगह वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी खोले कि मान लीजिए किसी को ये टायर जो पंचर बनाने का काम सीखना है, किसी को सिलाई कढ़ाई, सब तो पढ़ते लिखते नहीं है, किसी का कोई स्किल, जैसे ये आप देखोगे इलेक्ट्रिशियन का काम हो गया, ये सब सीखना है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने सेटअप किए थे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। क्योंकि मान लीजिए विलास है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो काम नहीं करना चाहता, उसको आप वोकेशनल स्किल्स दे दो सो दैट वो अपनी ज़िंदगी का गुजारा तो कर सके। एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो वो खर्चा करती थी एजुकेशन पे, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया है ओवर दी टाइम। इट वॉज समवेयर अराउंड 150 करोड़ 1951 में, नाउ दैट हैज़ इंक्रीज टू
2 लाख करोड़ इन 23-24, ये लेटेस्ट डेटा है, 2 साल पहले का ही तो हुआ। और उसी के रिजल्ट हैं कि इंडिया में ये जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ कॉलेजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। और रिजल्ट इससे भी नहीं, आप देखो ना कि इंडिया अब कितने मल्टीपल फ्रंट्स पे सुपर पावर कंसीडर किया जाता है। वो क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने एजुकेशन पे, स्किल्स पे, पॉपुलेशन के स्पेंड किया। अनदर फैक्टर डिटरमाइनिंग द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या था? हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर मैं बीमार हूँ, मेरा पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अब मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं करी तो परसेंटेज अच्छी नहीं आएगी, फिर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर मैं वही विशियस साइकिल में अटक के रह जाऊंगी। इसलिए हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है, हेल्दी माइंड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो समझ आए और उसको मैं अपनी लाइफ में यूज़ कर पाऊँ। सो दैट इज़ वाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। ये मैं आप लोगों के लिए भी कह रही हूँ, पढ़ा तो रही हूँ, ठीक है, एजुकेट कर रही हूँ, राइट? चलिए, सो हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स इंडिविजुअल टू रियलाइज हिज और हर फुल पोटेंशियल। बीमारी से लड़ने में, बीमार पड़ते रहोगे, अर्थराइटिस हो जाएगा, स्कूल नहीं जाओगे, एंड वो जो हमने साइकिल की बात करी। एंड ऑब्वियसली इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल। मैं हेल्दी हूँ, एनर्जेटिक रहूँगी, खुशी ज़्यादा खुशी काम करूँगी, ऑब्वियसली मन लगा के काम करूँगी, प्रोडक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा काम करके दिखा पाऊँगी कुछ कम घंटों में, कंपनी हैप्पी होगी, मुझे ऑब्वियसली प्रमोशन देगी जैसे सकल को दिया था, एंड वो फिर से साइकिल जो है, चेन रिएक्शन अपने आप क्रिएट होगा। अच्छा मैम, हम अगर किसी कंट्री, मान लीजिए 2 कंट्रीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चलेगा उनको देख के कि ये कंट्री के जो लोग हैं दे आर नॉट हेल्दी और ये कंट्री के लोग ज़्यादा हेल्दी हैं? तो उसके लिए भी कुछ पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स जैसे एक कंट्री में जो वहाँ के लोग हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ बेसिकली एवरेज नंबर ऑफ एडिशनल ईयर दैट अ पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव। तो इंडिया में दैट इज़ 67 ईयर्स। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पता है कितनी थी? 41-42। कोई पैदा होता था, क्योंकि इतनी बीमारियां थी, प्लेग फैल जाता था, भूखमरी थी कि लोग बाय 40-41 मर जाते थे। ये जो हरित क्रांति वाला टाइम आया कि लोग ने अच्छा खाया, प्योर खाया, घी खाया, दूध पिया, तो तभी तो वो उसका रिजल्ट है कि यू सी द फिल्म स्टार्स, सुपर स्टार्स, धर्मेंद्र जी ऑलमोस्ट ही डाइड, ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज 90। तो जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज बात कर रही हूँ, पर पर्सन नहीं, एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडिया में, इट इज़ अराउंड 67 ईयर्स। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इज़ अनदर पैरामीटर जिससे मुझे पता चलता है इस कंट्री में जो हेल्थ है, हाउ इज़ इट अमंग्स द पॉपुलेशन। तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो मान लीजिए 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका जो पैदा होते ही कुछ सालों में मर जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है। क्रूड बर्थ रेट, इट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000, ठीक है। एंड क्रूड डेथ रेट, 1000 लोगों में से कितने लोग जो हैं ऑन एन एवरेज जो हैं वो हर साल ख़त्म हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट की बात करूँ तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एवरी 1000 चिल्ड्रन दैट वर बॉर्न, 147 बच्चों की डेथ हो जाती थी। दैट हैज़ रिड्यूस्ड टू 28 नाउ, कि एवरी 1000 चिल्ड्रन दैट आर बॉर्न, 28 सम और द अदर रीजन से उनकी जो है दे पास अवे एट अ वेरी अर्ली एज। एट द सेम टाइम जो क्रूड डेथ रेट है वो रिड्यूस हुआ है हमारा, ठीक है, क्योंकि ऑल थैंक्स टू गुड हेल्थ फैसिलिटीज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। तो अब मेरे को फिर से आपसे एक क्वेश्चन है, विच इज डू यू थिंक इट इज गुड कि कंट्री में जो डेथ रेट है वो कम हो गया, कि लोग कम जो हैं उनकी जो डेथ है वो कम हो रही है, लाइफ उनकी जो है लंबी चलती है। एट द सेम टाइम जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है वो भी कम हो गया। इज़ इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग? आप कहोगे मैम इट इज़ अ गुड थिंग कि लोग अब एज़ कम्पेयर टू पहले वो कम मरते हैं, प्लस जो बच्चे हैं बिकॉज हेल्थ फैसिलिटीज़ है कि भाई कैसी भी सिचुएशन है बच्चों को बचा लिया जाता है। डोंट यू थिंक कि अगर मैं अदर वे अराउंड देखूँ तो कि हमने डेथ रेट को भी जो है वो कम कर दिया
और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई तो मेरी कंट्री में पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगी. बट दैट इज़ वॉट नो कंट्री वॉन्ट्स कि ऐसा हो कि भाई डेथ रेट बहुत ज़्यादा हो, इन्फेंट मॉर्टैलिटी की भाई लोग आएँ और वो जाए. नहीं नहीं नहीं, वो सिर्फ एक लाइटर नोट पे था, फूड फॉर थॉट था. तो हम क्या बात कर रहे थे कि किसी भी कंट्री में हेल्थ की क्या क्वालिटी है, उसके लिए क्या इंडिकेटर्स यूज़ किए जाते हैं, वो ये है. ठीक है, चलिए. नाउ बहुत बार ऐसा होता है कि हम काम करना चाहते हैं, काम करना ज़रूरी है तो पैसे आएंगे ताकि फिर हम अपनी लाइफ जो है अच्छी जी पाएंगे. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है दैट हम काम करना चाहते हैं लेकिन हमें काम नहीं मिलता, जिसको उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बेरोज़गारी है. अच्छा, नाउ व्हाट इफ देयर इज अ पर्सन जो काम नहीं करना चाहता, प्रॉब्ली दे वांट टू स्टडी लाइक यू, और प्रॉबेबली दे हैव एम्पल अमाउंट ऑफ मनी एंड दे डोंट वांट टू वर्क, कि बहुत पैसा है, अपना आराम से जीवन निकल जाएगा. क्या हम उसको भी बेरोज़गार बोल सकते हैं? हाँ या ना? आप कहोगे हाँ मैम बिल्कुल बेरोज़गार बैठा है, देखो घर पे मेरा दोस्त. बेरोज़गार सिर्फ वो होता है जो जॉब ढूंढ रहा हो और उसको जॉब ना मिले. अब मैं जॉब ढूंढ ही नहीं रही, ठीक है ना, फॉर व्हाट्स एवर रीज़न, मैं बीमार हूँ, मैं सोना चाहती हूँ, मैं रिलैक्स करना चाहती हूँ, या जो भी रीज़न है, या मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं जब जॉब ढूंढ नहीं रही, ठीक है, तो जॉब मिले ना मिले में फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं बेरोज़गार कैसे हुई? बेरोज़गार तो वो होता है जो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब ना मिले, उसको हम बोलते हैं अनएम्प्लॉयड और बेरोज़गार. कौन कौन लोग बेरोज़गार नहीं कहलाए जाते? बच्चे, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं. जैसे अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, यू आर नॉट अनएम्प्लॉयड, यू आर स्टडिंग. जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, यू आर स्टडिंग. जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, मतलब अबव द एज ऑफ 59 ईयर्स, दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अनएम्प्लॉयड. हाउसवाइफ्स हो गई होती हैं, वो क्या, उन्होंने डेलिबरेटली उन्होंने चूज़ किया दैट आई वांट टू टेक केयर ऑफ माई फैमिली. शी इज़ नॉट बेरोज़गार. She has chosen that way because she want good upbringing of her kids. Then who is बेरोज़गार? जो जॉब ढूंढ रहा है, looking और seeking for job but unable to find employment. अब जो बेरोज़गार होता है, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ये भी अलग अलग प्रकार का होता है. फॉर एग्जाम्पल, एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसे लोग जिनके पास साल के कुछ टाइम में काम है, जैसे कि मान लीजिए कुल्फ़ी, आइसक्रीम बेचने वाले. तो आपने देखा होगा आइसक्रीम राउंड द क्लॉक नहीं बिकती, राउंड द ईयर नहीं बिकती. समर्स में ज़्यादा बिकती है, फिर विंटर्स में ज़्यादा डिमांड नहीं होती. सिमिलरली काइट होती है, काइट या पटाखे होते हैं, क्रैकर्स. सिमिलरली अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में 2 क्रॉपिंग सीजन होते हैं, एक होता है राबी, एक होता है खारिफ. तो अगर मैं फार्मर हूँ जो राबी क्रॉप्स या राबी सीजन में क्रॉपिंग करती हूँ, आई विल बी सिटिंग आइडल इन खारिफ सीजन. क्यों? क्योंकि मेरे क्रॉप का सीज़न तो ये वाला था, तो बाकी 6 महीने में खाली बैठी हूँ. मेरे पास, मैं सीजनली अनएम्प्लॉयड हूँ, मैं पूरे साल अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ. क्योंकि मैं क्रैकर्स का काम कर रही हूँ तो मैं सीजनली दिवाली के टाइम पे एम्प्लॉयड हूँ, बाकी टाइम में अनएम्प्लॉयड हूँ. ठीक है. एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना सिंपल है कहने को तो, लेकिन फिर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया था, लेकिन हमें उतनी चिंता नहीं करनी. चलो, मान लीजिए ये ज़मीन है, ठीक है ना, ज़मीन का टुकड़ा है, इसमें अभी जो है मम्मी पापा काम करते हैं. ठीक है. अब इनके 2 बच्चे हैं, राम और श्याम. क्योंकि अब विलेज में बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो होती नहीं है एज़ कम्पेयर टू अर्बन सिटीज़, जहाँ पे आप कॉल सेंटर में भी काम कर सकते हो, आप एज चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर सकते हो, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं. तो अब क्या हो रहा है, ये जो जब मम्मी पापा काम कर रहे थे तो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर लैंड की मैक्सिमम प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, 30 kgs राइस थी. ठीक है. अब क्योंकि इन दोनों को काम कहाँ लगाएं, बड़े हो रहे हैं, कुछ तो काम करना है, तो इन दोनों ने भी अपने पेरेंट्स को, राम और श्याम ने, ज्वाइन कर लिया. इन दोनों के यहाँ पे खेत पे काम करने से क्या मैं कह सकती हूँ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया? नहीं, हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस लैंड की एक मैक्सिमम कैपेसिटी है. दैट इज़ पे 4 लोग काम कर लो कि 10 लोग काम कर लो कि एक बंदा काम करे, मैक्सिमम इज 30 kgs ऑफ राइस दैट व्हाट कैन बी प्रोड्यूस्ड. दिस इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. मेरे पास कहने को काम है, बट एक्चुअल में आई एम एडिंग नथिंग टू द प्रोडक्शन. जैसे बहुत बार आपने देखा होगा मूवीज़ में, हमारे आसपास रिलेटिव्स में भी, कि बेटे को, भाई वो पापा जी की साड़ी की दुकान थी, बेटे की शादी करानी थी, तो उन्होंने बोला कि आजा तू थोड़े दिन ना दुकान पे बैठ जा, क्योंकि हम क्या बोलेंगे ये लड़का क्या काम करता है, पापा के साथ बिजनेस संभालता है.
जबकि वहाँ बैठने में उसका ना कोई इंटरेस्ट था, ना ही वो कुछ ऐड कर रहा था प्रोडक्शन एक्टिविटी में, साड़ी के बेचने में भी. सो व्हेन मोर देन required people are engaged in an activity, that is what is called as disguised unemployment. इन दोनों के राम शाम के आने से यहाँ पे कुछ प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था? मम्मी पापा भी अकेले 30 kgs राइस, जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, उसे प्रोड्यूस कर पा रहे थे. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? भाई मैंने कोर्स किया है इंजीनियर का, लेकिन मेरे को नौकरी कैसी मिल रही है? एक इलेक्ट्रीशियन की. मैंने आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, लेकिन मुझे काम मिल रहा है एक बेसिक क्लर्क का. तो कहने को मेरे पास काम है, लेकिन मेरे को मेरे मतलब का काम नहीं मिल रहा. जो मेरे पास स्किल सेट है उसके करस्पॉन्डिंग काम नहीं मिल रहा. दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट. इट इज़ वेरी मच प्रिवलेंट इन द अर्बन एरिया, जहाँ पे यूथ पढ़ा लिखा है एंड उनको काम उनके स्किल सेट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा. ठीक है. अब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, तो उससे मैम प्रॉब्लम क्या हो रही है? ऑब्वियसली प्रॉब्लम है वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. इनको, ये जो पॉपुलेशन थी, जो यूथ था जो पढ़ा लिखा, इनको मैं किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में एंगेज कर सकती थी, ताकि वो भी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करें कंट्री में, ताकि कंट्री की ग्रोथ हो. बट क्योंकि मेरे पास जॉब्स नहीं है कंट्री में, सो दैट एजुकेटेड यूथ, दैट रिसोर्स इज गेटिंग वेस्टेड. यूथ में रेस्टलेसनेस बढ़ती है. एंड तभी तो हम मूवीज़ में भी देखते हैं कि भाई बहुत टाइम तक सरकार ने कुछ काम नहीं किया, एंड देन धीरे धीरे, जो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है, देन जो यूथ है जो फुल ऑफ एनर्जी है, वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव वे में यूटिलाइज करने लग जाते हैं. वो क्यों होता है? होपलेसनेस इंक्रीज हो जाती है, जब इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी इंक्रीज होती है. अच्छा, यूथ गलत रास्ते भी तो जाता है. कैसे? नीडलेस टू से दिस, ये सब हम मूवीज़ में देखते हैं, हमें सब पता है. इकोनॉमिक्स की कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पे. ठीक है. एंड एट द एंड दे बिकम बर्डन ऑन द गवर्नमेंट. कैसे? क्योंकि अब कमाते नहीं हैं तो हेल्थ के लिए कहाँ जाएंगे? गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस दे नहीं सकते हैं. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सब्सिडाइज रेट पे हर चीज़ मिल रही है, या सब्सिडाइज राशन ले रहे हैं जाके राशन शॉप से. तो वो सब्सिडाइज्ड हेल्थ फैसिलिटीज़ का, सब्सिडाइज एजुकेशन का, सब्सिडाइज फूड ग्रेन का बर्डन कोई तो उठा रहा है. एंड हु इज़ बेयरिंग दैट बर्डन? इट इज़ द गवर्नमेंट. yes, so that is what is the impact of unemployment. चलो, क्या गवर्नमेंट ने कोई स्टेप्स लिए हैं एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए? ऑब्वियसली आपने स्कीम का नाम ज़रूर सुना होगा, MG नरेगा, जहाँ पे 100 दिन की गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जो है गवर्नमेंट देती है लोगों को यूज़ करके, स्पेशली इन द रूरल एरियाज. दे यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज इन क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. रोड बनाने में मदद लेती है गवर्नमेंट की, भाई 100 दिन तक की नौकरी तो मैं आपको गारंटी करती हूँ. सो देर आर मैनी स्कीम्स जो गवर्नमेंट टाइम एंड अगेन लेके आती है फॉर इंक्रीजिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन द कंट्री. ये धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे जैसे जैसे हम NCERT में आगे जाएंगे वो इंक्रीज होते जाएंगे, मतलब डेवलप होते जाएंगे. अच्छा, एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इन इंडिया की बात करते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन है कंट्री में, वो कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड है? एग्रीकल्चर में, सेकेंडरी में, ये मतलब ये जो प्राइमरी भी तो बोलते हैं इसको, प्राइमरी में एंगेज्ड है, सेकेंडरी में एंगेज्ड है, या टर्शरी में एंगेज्ड है? तो इंडिया में एज ऑफ नाउ प्राइमरी सेक्टर इज़ द मोस्ट लेबर एब्जॉर्बिंग सेक्टर. क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था वहाँ पे ही ऑप्शन अवेलेबल है कि एक लैंड है उसमें 4 काम कर लो कि 6 काम कर लो. कंपनी में थोड़ी अलाउ करते हैं. कंपनी तो उतने ही लोगों को हायर करेगी जितने लोगों की ज़रूरत है. बट दैट लिबर्टी इज़ अवेलेबल इन द रूरल एरिया, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एग्रीकल्चर. क्योंकि एम्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स नहीं है, तो लोग क्या कर रहे हैं, जाके तो खेती बाड़ी कर रहे हैं, भले ही उससे कोई फ़ायदा हो रहा हो या नहीं हो रहा हो. तो हम इसे क्या बोलते थे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है? इट इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. अच्छा, अब जब सरप्लस यहाँ पे मान लीजिए 100 लोग थे, इतनी ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए 50 लोगों की ज़रूरत थी, 50 अभी जो है एक्स्ट्रा है, वो कहाँ जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर के बाहर, या तो सेकेंडरी में जाएंगे या टर्शरी में जाएंगे.
तो ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज़ बनी, डिफरेंट आप फैक्ट्रीज देखते हो कि तो बहुत सारी जो सरप्लस लेबर थी वॉज अब्जॉर्ब बाय सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो। लेकिन स्टिल हम कॉन्सेप्ट क्या क्लियर रखेंगे, सबसे ज़्यादा जॉब्स या लेबर कहाँ पे एंगेज्ड है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद ऑब्वियसली इट इज़ एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर ऑल्सो, स्पेशली जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होती हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्यों लिखी हुई हैं, क्योंकि इनके पास ज़्यादा मशीन्स नहीं होती हैं, जितना भी काम करते हैं मेजॉरिटी ये मैनुअली करते हैं। बड़ी कंपनीज में क्या है, सब ऑटोमेटेड है, वहाँ पे भी लोग चाहिए बट कम चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। एंड जो टर्शरी सेक्टर है वहाँ पे भी जो है लेबर अब्जॉर्ब हुई थी, लेकिन लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया हमारे कंट्री के टर्शरी सेक्टर। इंडिया की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा लेबर जो एंगेज्ड है वो कहाँ पे है, प्राइमरी सेक्टर में, देन इट इज़ सेकेंडरी एंड देन इट इज़ टर्शरी। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नोट डाउन कर ले, नहीं आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए आप मेरी वर्कशीट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप ये वर्कशीट्स देखोगे, इट इज़ डिज़ाइंड अगेन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको फर्स्ट बिगनर्स हैं, इकोनॉमिक्स से डर लगता है एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड कि अच्छा कौन सा पॉइंट जो है मेरे नोट्स का पार्ट होना चाहिए। बिकॉज जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, क्लास देखते हो, एवरी पॉइंट और इंफॉर्मेशन फील्स और सीम्स इम्पॉर्टेंट टू यू। हर चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं, अदरवाइज यू विल एंड अप राइटिंग वन मोर एनसीईआरटी, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एट द सेम टाइम जब आप ये वर्कशीट्स देख रहे हो, इट हेल्प्स यू इन एक्टिव रिकॉलिंग ऑल्सो। जब आप इसको भरोगे, एक तो जब आप इसको भरते जाओगे आपके नोट्स साथ साथ तैयार होते जाएंगे। जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन विलेजेस कैन बी डिवाइडेड इनटू फार्म एक्टिविटीज़। एंड आपको याद आएगा कि येस मैम ने बताया था नॉन फार्म एक्टिविटीज़, तो अब आप यहाँ पे लिखोगे नॉन फार्म एक्टिविटीज़। एंड आपके जितने भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में से कैप्चर करनी थी, जैसे कि व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, और यहाँ पे कैपिटल लिखोगे, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर लिखोगे। फिजिकल कैपिटल कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल एंड द वर्किंग कैपिटल। तो एक तो आपके नोट्स ऑर्गेनाइज हो गए स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, एट द सेम टाइम इट विल हेल्प यू इन रिकॉलिंग, क्योंकि मैंने आपको बोलता क्लास में नोट्स नहीं बनाने हैं आपको बिल्कुल भी। इन वर्कशीट्स के बारे में मैं आपको बाद में अपने फर्दर वीडियोस में जो है और इन्फॉर्मेशन दूंगी कि आप इन वर्कशीट्स को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आप इनको कैसे परचेज कर सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज क्लास स्टूडेंट। आई होप इकोनॉमिक्स जो है थोड़ा अब 0.001% से 0.002% आपका जो डर है वो कम हुआ होगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हम 9th के 2 चैप्टर्स जो बचे हैं उसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन you can stay connected with me on my Telegram channel which is Economics with Nanki, or on my Instagram which is Nankinomics, and obviously Nankinomics जो मेरा YouTube channel है वहाँ पे तो आप मुझसे जुड़े ही हुए हो। God bless you all, keep studying and stay in touch.